डेली एपिसोड आते रहेंगे सारी सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ भी हम लोग इसी हफ्ते के अंदर डालेंगे, और बाकी जब डेली एपिसोड हम लोग दे ही रहे हैं सारी सीरीज़ के, एंजॉय करो। और बाकी नई सीरीज़ भी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। जिसको पुराने एपिसोड सुनना है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, और इसी हफ्ते में उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे एपिसोड्स का लिस्ट, ठीक है। आरव की बातें सुनकर एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट पेट्रियार्क और बाकी सभी लोग पूरी तरह शॉक रह गए। नासेंट सोल रेल्म के 2 डेमोनिक बीस्ट्स को सीधे माउंटेन गेट गार्ड बनाने की बात कोई कैजुअली कैसे कर सकता था? ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं था? पूरे मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में बाकी 3 मेजर सेक्ट्स के एंसेस्टर्स मुश्किल से नासेंट सोल रेल्म तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ तो गेट कीपर बीस्ट्स ही नासेंट सोल रेल्म में थे। अब मिस्टी इमॉर्टल पैलेस थंडरफायर सेक्ट और पर्पल क्लाउड केव हेवन आखिर एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट से कंपैरिजन कैसे करते? उनके बीच का गैप तुरंत अनइमेजिनेबल हो गया। आरव हंसते हुए बोला कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। स्पिरिट बीस्ट पाउच में रखे कैटल वैसे भी मीट खाने के लिए ही होते हैं। उसे 2 जायंट कैटल देने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। अगर बीफ कैटल खत्म हो जाए तो वह सीधे माइटी बुल डेमन क्लैन जाकर नए काल्व्स पकड़ सकता है। उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट का पेट्रियार्क डेनिश योगेंद्र और बाकी एल्डर्स एक्साइटमेंट से पागल हो रहे थे। जो एल्डर्स पहले से आरव को जानते थे वे सभी सीक्रेटली इमोशनल थे। कुछ ही सालों में आरव इतनी टेरिफाइंग हाइट तक पहुंच गया था। खासतौर पर कुबेर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। अगर उस समय उन्होंने आरव को डिसाइपल बना लिया होता तो आज उनका स्टेटस कितना अलग होता। तब आरव को सबसे पहले एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट पेट्रियार्क ने चुना था, लेकिन मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़ने और वापस लौटने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पेट्रियार्क के बराबर हो गई। और अब तो हालात उससे भी ज़्यादा आउटरेजस थे। वह सीधे 2 नासेंट सोल रेल्म बीस्ट्स को सेक्ट गेट गार्ड करने के लिए छोड़ रहा था। इससे सारे एल्डर्स एडमिरेशन में डूब गए। तभी डेनिश ने मेलंकोलिक एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि बाहर की दुनिया आखिर कैसी है। मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में वह हाई एंड माइटी इनर सेक्ट मास्टर था, लेकिन आरव के सामने अब वो कुछ भी नहीं था। आरव कैजुअली बोला कि बाहर की दुनिया काफ़ी अच्छी है। वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी अबंडेंट है, रेयर ट्रेजर्स हर जगह मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डेमन बीस्ट मीट बेहद स्वादिष्ट होता है। मॉन्स्टर मीट की बात सुनते ही दोनों जायंट बुल डीमंस डर से कांप उठे। ये सीन पेट्रियार्क और बाकी एल्डर्स ने साफ देखा। पूरा हॉल कुछ पल के लिए साइलेंट हो गया। हालांकि आरव कैजुअली बोल रहा था, लेकिन सभी समझ गए कि बाहर की दुनिया बेहद डेंजरस है। अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लक और अपॉर्चुनिटी न हो तो कोई आरव जैसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ तक पहुंच ही नहीं सकता। बैंक्वेट के दौरान पेट्रियार्क और बाकी एल्डर्स ने एडमिट किया कि वे लोग मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर जैसे गॉडफॉरसेकन प्लेस से बहुत पहले निकलना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वे चले जाएं तो एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट का क्या होगा? इसके अलावा पेट्रियार्क को छोड़कर बाकी लोगों की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वे सेफली मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़ सकें। तभी योगेंद्र ने साई भरते हुए कहा कि शायद इस जीवन में उन्हें कभी बाहर की दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन आरव हंस पड़ा। उसने कैजुअली कहा कि अगर वे सच में जाना चाहते हैं तो वह सभी को बाहर ले जा सकता है। ये सुनते ही सभी लोग स्टन रह गए। सबकी नज़रें तुरंत आरव पर टिक गईं। आरव कामली बोला कि वह सच कह रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद हॉल में फिर साइलेंस छा गया। अगर वे चले जाएं तो आगे क्या होगा? कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग हेजिटेंट थे। यह न्यूज़ बहुत अचानक आई थी, इसलिए सेक्ट लीडर्स और एल्डर्स डीप थॉट में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाना सही होगा या यहीं रहना। आखिरकार पेट्रियार्क ने आरव से कहा कि उन्हें इस मैटर पर सोचने के लिए समय चाहिए। आरव सीक्रेटली सोच रहा था कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। असल में वे लोग बाहर की दुनिया के डेंजर से डर रहे थे, इसलिए हेजिटेट कर रहे थे। फिर आरव कैजुअली बोला कि बाहर कोई डेंजर नहीं है। वह बाद में स्टार्ट कॉन्टिनेंटल वापस जाएगा, और वहाँ उसकी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस भी है। इस बार आरव ने खुद को बहुत हम्बल दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी थोड़ी इन्फ्लुएंस है, लेकिन पेट्रियार्क डेनिश और बाकी एल्डर्स सिर्फ हंस पड़े। उनकी नज़र में स्टार्ट कॉन्टिनेंटल पूरे कोशा का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविंस था। भले ही आरव टैलेंटेड हो, लेकिन वह अभी भी बहुत यंग था।
उनके हिसाब से उसकी थोड़ी इन्फ्लुएंस ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती थी। लेकिन साइड में खड़े दोनों बुल डीमंस सीक्रेटली कांप रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि आरव कितनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। उसकी रेप्यूटेशन अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे हम्बल होकर भी हाइड नहीं किया जा सकता था। बैंक्वेट खत्म होने के बाद आरव वीना और नैना को लेकर चला गया। उधर पेट्रियार्क डेनिश और बाकी एल्डर्स को अभी भी डिस्कशन करनी थी। वे बाहर जाना चाहते थे, लेकिन डर भी रहे थे। आरव और दोनों महिलाओं का रिश्ता बहुत पुराना था। वे पहली बार एक सीक्रेट रेल्म में टीममेट्स बने थे। फिर समय बीतता गया और देखते ही देखते कई साल निकल गए। यहाँ तक कि हमेशा अलूफ रहने वाली नैना भी अब आरव से एक पल के लिए अलग नहीं होना चाहती थी। फिर तीनों वापस वीना की केव में लौट गए। उस रात वे देर तक कैंडल लाइट में बातें करते रहे। उन्होंने पिछले कई सालों की सारी यादें शेयर की। फिर देर रात तक उनका स्पारिंग सेशन चलता रहा। शुरुआत में आरव का प्लान था कि वह दोनों के साथ अलग अलग टाइम बिताएगा, लेकिन दोनों महिलाओं ने साफ मना कर दिया। अंत में आरव को ओ नेवर सस टू बैटल लड़नी पड़ी। फिर भी वो बिल्कुल डिसएडवांटेज में नहीं था। उधर उसी समय एक्सट्रीम इमोर्टल सेक्ट के इनर हॉल में पेट्रियार्क डैनिश, योगेंद्र, कुबेर, हिमानी, सोनिया, यशवंत, वसंत और कई अन्य एल्डर्स मौजूद थे। इनमें कुछ नए एल्डर्स भी थे जो हाल के वर्षों में सेक्ट में ऊपर आए थे। एलिना भी उस बैठक में मौजूद थी। कभी आरव ने उसे जायंट सीक्रेट रेल्म में बचाया था। अब वह भी एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट की एल्डर बन चुकी थी। हालांकि एल्डर की पोजीशन केवल एक ट्रांजिशनल आइडेंटिटी थी। असल में सेक्ट उसे फ्यूचर सेक्ट लीडर के रूप में कल्टिवेट कर रहा था। जहां तक डिवाइन चाइल्ड नकुल की बात थी, उसे आरव ने सीक्रेट रेल्म में ही फोर्सफुली मार डाला था। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के पेट्रियार्क ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए डीप वॉइस में कहा कि आरव का अचानक लौटना अनएक्सपेक्टेड था, और मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़ने का मौका भी अचानक सामने आया था। उन्होंने सभी से पूछा कि आखिर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में वे लोग क्या सोचते हैं। पेट्रियार्क खुद सेक्ट छोड़कर नहीं जा सकता था। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट उसके बिना चल ही नहीं सकता था। लेकिन बाकी लोग अलग थे। यहाँ तक कि डैनिश और योगेंद्र जैसे लोग भी जा सकते थे। कल्टिवेशन का असली उद्देश्य हायर रेल्म तक पहुंचना था। जितनी ज़्यादा कल्टिवेशन बढ़ती उतनी ही लंबी लाइफ स्पैन मिलती। लेकिन मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर बहुत बैरन था। यहाँ अबंडेंट रिसोर्सेज होने के बावजूद कल्टिवेशन बहुत धीरे बढ़ती थी। इसीलिए पेट्रियार्क ने सभी को फ्रीडम दी कि वे खुद फैसला करें कि उन्हें जाना है या नहीं। सभी लोग हेजिटेशन में पड़ गए। उनके अंदर लॉन्गिंग भी थी और फियर भी। डेनिश ने वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहा कि स्टार्ट कॉन्टिनेंटल जैसा प्लेस जरूर डेंजर से भरा होगा। आरव भले ही टेरिफाइंगली स्ट्रांग हो, लेकिन क्या वे लोग इतनी आसानी से वहां जा सकते हैं? योगेंद्र ने भी गंभीर आवाज में कहा कि स्टार्ट कॉन्टिनेंटल पूरे कोशा का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविंस है। वहां हर कोई पावरफुल फिगर होता है। फिर उसने फतेहपुर सिटी के रघुवंशी फैमिली की बात याद दिलाई। जब अभय और राजेश पहली बार आए थे तब उनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ ने सभी को शॉक कर दिया था। खासतौर पर राजेश अकेले ही वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सकता था। इसलिए स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की टेरर उनके दिलों में गहराई से बैठी हुई थी। लेकिन तभी वसंत ने कहा कि अगर वे यह मौका छोड़ देंगे तो शायद जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे। उसने कहा कि वो मार्शल पाथ और स्ट्रेंथ परस्यू करना चाहता है। मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर बहुत बैरन है। अगर वे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल पहुंच जाएं तो रिसोर्सेज न होने पर भी कल्टिवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद यशवंत भी सहमत हो गया। उसने कहा कि कल्टिवेशन का उद्देश्य आखिर इमॉर्टैलिटी और ग्रेटर स्ट्रेंथ पाना ही तो है। हिमानी और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वे दोनों साइलेंट रहीं। फिर हॉल में लंबी डिस्कशन शुरू हो गई। हर व्यक्ति अपने विचार सामने रख रहा था। सभी जानते थे कि आरव एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट का मेंबर था, लेकिन अब वह पूरी तरह मैच्योर हो चुका था। अगर वे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल जाएं तो क्या हर चीज़ के लिए आरव पर डिपेंड करना सही होगा? कम से कम वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे। आखिर आरव कभी उनका जूनियर था। वे लोग उससे ओपनली मदद मांगने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उस रात देर तक डिस्कशन चलती रही, लेकिन फिर भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला। सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे लाइफ एंड डेथ डिसीजन लेने वाले हों। जाना है या नहीं, यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अगली सुबह आरव ने रोब्स पहने शरीर स्ट्रेच किया और बेड पर सो रही वीना और नैना की तरफ देखा।
दोनों को देखकर उसके चेहरे पर हैप्पी स्माइल आ गई। उसने सॉफ्टली कहा कि उन्हें थोड़ी देर और आराम करने देना चाहिए। फिर वो क्वाइटली केव से बाहर निकल गया। नैना अकेली थी, इसलिए वह निश्चित रूप से आरव के साथ जाएगी। वीना भी इस बार उसके साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। ये सब आरव की एक्सपेक्टेशंस के भीतर था, लेकिन एक समस्या बाकी थी। वीना का परिवार अभी भी मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में था। पिछले केओस के दौरान हू फैमिली के कई लोग मारे गए थे, लेकिन उसके पिता और कुछ सर्वाइविंग क्लैन मेंबर्स अभी भी जिंदा थे। रिश्ते के हिसाब से वीना का पिता उसका फादर इन लॉ था, इसलिए आरव ने फैसला किया कि वह वीना के साथ हू फैमिली जाएगा। अगर वे लोग चाहें तो उन्हें भी स्टार्ट कॉन्टिनेंटल ले जाया जा सकता है। अगर वे मना करें तो आरव उनके लिए इनफ रिसोर्सेज छोड़ देगा। उसके लिए 2 प्रोविंसेस के बीच ट्रैवल करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद आरव ने अपना अपीयरेंस बदल लिया। फिर वह क्वाइटली एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में घूमने लगा। वो पिल पीक पहुंचा। यही वो जगह थी जहां उसने कभी लकड़ी से पिल्स रिफाइन करके आरके को फंसा दिया था। फिर वो आउटर टीचिंग हॉल गया। यहीं उसने स्टार चार्ट का सेकंड स्टेज अवेकन किया था और एनलाइटनमेंट सीड प्राप्त किया था। इसके बाद आरव मार्शल आर्ट्स अरेना पहुंचा। यहीं उसने कभी गर्ग और उसके दोस्तों के लिए स्टैंड लिया था। फिर वो लाइब्रेरी के पास गया। वहां अभी भी 2 एल्डर्स गार्डिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार आरव सामने नहीं आया। उसने दूर से देखा और साइलेंटली वापस लौट गया। इन सभी जगहों को देखकर उसे मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर के पुराने दिन याद आने लगे। गर्ग शायद उसका पहला सच्चा दोस्त था, लेकिन दुख की बात यह थी कि अंत में आरव ने उसे खुद अपने हाथों से मार दिया था। रात को डेनिश वीना की केव के बाहर आया। उसने आरव को बैंक्वेट के लिए बुलाया। आरव सहमत हो गया। वीना और नैना भी उसके साथ गईं। दोनों महिलाओं का कम्प्लेक्शन रोजी और ग्लोइंग था। वे पहले से भी ज्यादा चार्मिंग लग रही थीं। डिनर पार्टी के दौरान पेट्रियार्क ने कहा कि वे लोग अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं। उन्होंने आरव से कुछ और दिन रुकने की रिक्वेस्ट की ताकि वे लोग आराम से सोच सकें। आरव हेल्पलेस होकर बोला कि उन्हें इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। उसकी स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में सच में इन्फ्लुएंस है, वो सभी को सेफ रख सकता है। लेकिन पेट्रियार्क ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि वे नेचुरली आरव पर ट्रस्ट करते हैं। फिर भी अनफेमिलियर प्लेस में जाकर हर बात के लिए उसे ट्रबल देना सही नहीं लगेगा। साई, जैसा तुम लोगों का मन, आरव ने स्पीचलेस होकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। आखिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात थी? अगर अभी स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में उसका नाम अनाउंस कर दिया जाए तो कौन ऐसा होगा जो डिसएग्री करने की हिम्मत करेगा? लेकिन अफसोस, एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। आखिर स्टार्ट कॉन्टिनेंटल उनके लिए बहुत दूर की दुनिया थी, इसलिए आरव ने भी ज्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। अगले दिन आरव वीना को साथ लेकर निकल गया। नैना इस बार उनके साथ नहीं गई। वे लोग हू फैमिली की तरफ जा रहे थे। आरव ने वीना का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। आरव की स्पीड देखकर वीना कंप्लीटली स्पीचलेस हो गई। इतनी तेज! एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट से निकलने के बाद वे लोग आधे घंटे से भी कम समय में हू फैमिली पहुंच गए। और ये तब था जब आरव ने फीनिक्स टेक्निक तक इस्तेमाल नहीं की थी। हू फैमिली मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर की बड़ी फैमिलीज में से एक थी। वीना का पिता उसी फैमिली का हेड था। पिछले युद्ध में हू फैमिली को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि अब फैमिली रिकवर कर चुकी थी, लेकिन अभी भी पहले जैसी स्थिति में नहीं पहुंची थी। सौभाग्य से उनका एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट से बहुत क्लोज रिलेशनशिप था, और अब एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में एक स्पेशल एग्जिस्टेंस बन चुका था। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के एंसेस्टर विक्रम भी एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करते थे। कारण बहुत सिंपल था, एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के पास आरव था। उसकी कल्टिवेशन स्पीड मॉन्स्ट्रस लेवल की थी। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में वह कितना टेरिफाइंग बनेगा या कब मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर वापस लौटेगा। आरव और वीना जल्दी ही हू फैमिली मैंशन के बाहर पहुंच गए। थंप थंप थंप, जैसे ही मैंशन गेट खुला हू फैमिली के सर्वेंट्स एक्साइटेड हो गए। उन्होंने तुरंत वीना को पहचान लिया। मिस वापस आ गई। मिस लौट आई। वीना कई वर्षों से हू फैमिली वापस नहीं आई थी। उसके पिता को भी आरव और उसकी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था।
क्योंकि आरव बहुत जल्दी मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़कर चला गया था और फिर कभी हु फैमिली नहीं आया। वीना मुस्कुराकर पूछने लगी कि उसके पिता कहाँ हैं। सर्वेंट्स तुरंत एक्साइटेड होकर उन्हें अंदर ले गए, लेकिन जब उनकी नज़र आरव पर पड़ी तो वे स्टन्ड रह गए। उन्हें उसका चेहरा कुछ familiar लग रहा था। आरव मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में काफ़ी फेमस था। उसकी पोर्ट्रेट्स लंबे समय तक सर्कुलेट होती रही थीं। बस कई वर्षों से पब्लिक में न दिखने के कारण लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे। वीना बेहद खुश थी। वो आरव का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। आरव भी स्माइल करते हुए उसे फॉलो करता रहा। थोड़ी देर बाद वीना के पिता इनर हॉल से बाहर आए। अपनी बेटी को देखकर वे खुशी से भर गए। वीना ने भी स्वीट वॉइस में उन्हें फादर कहकर पुकारा। उसका एक्सप्रेशन आज अनयूजुअली ब्राइट था, लेकिन एक्साइटमेंट के बाद वीना के पिता की नज़र आरव पर पड़ी। पहले वे स्टन्ड हुए, फिर कुछ देर बाद उन्हें पहचान लिया। उन्होंने शॉक्ड होकर पूछा कि क्या वह आरव है। वे पहले ट्रेजर पवेलियन ऑक्शन में आरव से मिल चुके थे। तभी आरव ने हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली बाव किया और उन्हें फादर इन लॉ कहकर ग्रीट किया। ये सुनते ही वीना के पिता स्टन्ड रह गए। फादर इन लॉ? क्या यह उन्हें कहा गया था? उनका दिमाग कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया। वीना तुरंत इम्पेशेंट होकर बोली कि आरव उन्हें ग्रीट कर रहा है। उसके पिता पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए। उन्हें पता था कि वीना के दिल में आरव के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन अचानक ये रिश्ता कब इतना आगे बढ़ गया? उन्होंने कब कॉन्सेंट दिया? फिर उनके दिमाग में एक हॉरिफाइंग थॉट आया। क्या कुक्ड राइस ऑलरेडी तैयार हो चुका था? तभी आरव मुस्कुराकर बोला कि वह और रूही एक दूसरे से सिंसियरली लव करते हैं और काफ़ी समय पहले प्राइवेटली एंगेज्ड हो चुके हैं। ये सुनते ही वीना के पिता के दिमाग में बजिंग शुरू हो गई। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। वीना तुरंत अपने पिता को कुछ बोलने के लिए कहने लगी। उसे लग रहा था कि उसके पिता बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ये बहुत एम्बैरसिंग था। आखिरकार वीना के पिता ऑकवर्डली बोले कि यह अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनकी बेटी के साथ ऐसा करता तो वे निश्चित रूप से फ्यूरियस हो जाते, लेकिन यह आरव था। उसे अफेंड करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। बैक देन ही आरव सेक्ट मास्टर्स लेवल की बैटल्स में हिस्सा ले सकता था, तो अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होगी, वे सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि अंदर से वे अनकंफर्टेबल थे, लेकिन उन्होंने इसे शो नहीं किया। फिर उन्होंने ऑकवर्डली दोनों को अंदर बैठने के लिए कहा, लेकिन उनके दिल की खुशी गायब हो चुकी थी। अब उनके अंदर स्ट्रेंज अनहैप्पीनेस थी। वे सच में आरव को पकड़कर पीटना चाहते थे, लेकिन अफसोस वे ऐसा कर नहीं सकते थे। साथ ही वे कंफ्यूज्ड भी थे। आरव आखिर वापस क्यों आया था? क्या ये रूमर नहीं था कि वह मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़ चुका है? अब इतनी आसानी से वापस लौट आया। मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़ना ज़्यादातर लोगों के लिए इम्पॉसिबल ड्रीम था। वे आरव की करंट स्ट्रेंथ के बारे में भी क्यूरियस थे, लेकिन आरव ऑरा कंसील करके बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वीना के पिता मेन सीट पर बैठे और आरव से पूछने लगे कि इस बार उसके आने का रीज़न क्या है। लेकिन आरव के बोलने से पहले ही वीना ने सारी बात कह दी। उसने बताया कि वह आरव के साथ स्टार्ट कॉन्टिनेंटल जाना चाहती है और आरव हु फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकता है। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वे लोग साथ चलेंगे। वीना के पिता पूरी तरह स्टन्ड रह गए। इतनी आसानी से मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर छोड़ देना? और उनकी बेटी भी साथ जा रही थी। वीना जल्दी जल्दी स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की ग्रेटनेस डिस्क्राइब करने लगी। वह खुद ज़्यादा नहीं जानती थी, फिर भी बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। लेकिन उसके पिता अपनी बेटी को अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि वह आरव के साथ रहना चाहती है। फिर भी उन्होंने तुरंत अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात फैमिली एल्डर्स से डिस्कस करनी पड़ेगी। वीना तुरंत अनहैप्पी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी अच्छी बात पर डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी। उसने फतेहपुर रघुवंशी फैमिली का उदाहरण भी दिया, जो पहले ही जाने के लिए अग्री कर चुकी थी। रघुवंशी फैमिली पहले मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर की इनसिग्निफिकेंट फैमिली थी, लेकिन आरव की वजह से अब पूरे प्रोविंस में फेमस हो चुकी थी। कोई भी उन्हें अफेंड करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी वीना के पिता ने काम वॉइस में कहा कि ऐसी बड़ी बात में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वे लोग कल फाइनल आंसर देंगे। आरव नेचुरली अनकंसर्न्ड था। उसके लिए हु फैमिली को स्टार्ट कॉन्टिनेंटल ले जाना बिल्कुल ट्रिवियल मैटर था।
उस रात हू फैमिली ने एक्सट्रीमली लग्जूरियस फीस्ट तैयार किया। वीना के पिता और हू फैमिली एल्डर्स ने आरव का वार्मली स्वागत किया। अगले दिन फैमिली डिस्कशन के बाद हू फैमिली ने फैसला किया कि वे अभी मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर नहीं छोड़ेंगे। मैं हॉल के अंदर वीना के पिता ने रिलक्टेंट एक्सप्रेशन के साथ आरव से कहा कि वह रूई का अच्छे से ख्याल रखे। आरव ने बहुत सीरियसली सिर हिलाकर प्रॉमिस किया, लेकिन वीना लाउडली प्रोटेस्ट करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली जाने से मना क्यों कर रही है। उसके पिता हेल्पलेस होकर बोले कि हू फैमिली में बहुत लोग हैं, नई जगह जाकर सब कुछ फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा। फिलहाल हू फैमिली इसके लिए सूटेबल नहीं थी। असल में वे खुद भी जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ आरव और अपनी बेटी के कहने पर पूरा क्लैन रिलोकेट कर देना बहुत रिस्की था। ये सोच पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल थी। हू फैमिली मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर की फेमस फैमिली थी। उन्हें हर फैसला बहुत केयरफुली लेना पड़ता था। वे रघुवंशी फैमिली जैसे नहीं थे। रघुवंशी फैमिली और आरव का पुराना रिलेशनशिप था। जब आरव पहली बार वहां ट्रबल करने गया था तब उसने पूरी फैमिली को सप्रेस कर दिया था, इसीलिए वे आरव पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। आखिर में वीना हेल्पलेस होकर मान गई। तब आरव ने कई स्टोरेज बैग्स निकालकर अपने फादर इन लॉ को दिए। उसने मुस्कुराकर कहा कि यह रिसोर्सेज सेफली रख लें, लेकिन वीना के पिता ने बिना देखे ही मना कर दिया। उन्हें लगा हू फैमिली को रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वीना भी इंसिस्ट करने लगी कि उनके पिता यह एक्सेप्ट कर लें। उसे डर था कि अगर उसके पिता ने अंदर की क्वांटिटी देख ली तो शायद शॉक होकर फेंट हो जाएंगे, लेकिन उसके पिता बेहद स्टबर्न थे। आखिर आरव ने कहा कि इसे बेट्रोदल गिफ्ट समझ लिया जाए, बस फॉर्मेलिटी और गुड लक के लिए। ये सुनने के बाद वीना के पिता फाइनली अग्री हो गए, हालांकि उन्होंने पब्लिक में स्टोरेज बैग चेक नहीं किया। फिर वे दोनों को पर्सनली गेट तक छोड़ने आए। अपनी बेटी को जाते हुए देखकर उनकी आंखों में रिलक्टेंस भर गई। उन्होंने इमोशनल वॉइस में कहा कि रूई फ्यूचर में घर वापस आती रहे। वीना ने भी इमोशनल होकर सिर हिलाया। कुछ दूर जाने के बाद आरव हेल्पलेस होकर बोला कि इतनी सैडनेस की जरूरत नहीं थी। अगर वीना फ्यूचर में वापस आना चाहे तो ये बहुत आसान होगा। टेम्पल काम न करे तो हेवनली सेक्ट के एक्सपर्ट से हेल्प ली जा सकती थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वीना धीरे धीरे काम हो गई। दूसरी तरफ वीना के पिता अभी भी होराइजन की तरफ देखते हुए खड़े थे। वे लंबे समय तक साइलेंट रहे। उन्होंने धीरे से कहा कि फैमिली की खातिर उन्हें ऐसा करना पड़ा। हू फैमिली अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। अगर पेट्रियार्क होने के बावजूद वे क्लैन छोड़ देते तो एंसेस्टर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। हू फैमिली एल्डर्स भी उन्हें कंफर्ट करने लगे। उन्होंने कहा कि अचानक रिलोकेशन कई बार क्लैन डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। अगर कुछ वर्षों बाद आरव और रुइया वापस आएं और वहां सब अच्छा हो तब शायद वे लोग भी चले जाएंगे। वीना के पिता ने फाइनली साई किया और हाथ में पकड़े स्टोरेज बैग को खोला। अगले ही पल वो तुरंत शॉक से फेंट हो गए। स्टोरेज बैग के अंदर मौजूद रिसोर्सेज देखकर वीना के पिता पूरी तरह स्टन रह गए। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, शायद सैकड़ों जन्मों तक भी उन्होंने इतनी टेरिफाइंग मात्रा में रिसोर्सेज कभी नहीं देखी थी। आरव वीना को लेकर वापस एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट लौट आया। रास्ते में लगभग कोई समय बर्बाद नहीं हुआ। इसके बाद आरव के स्टोरेज बैग के अंदर रखा कम्युनिकेशन जेड स्लिप लगातार रिएक्ट कर रहा था। यह वही जेड स्लिप था जिससे वो अपनी सिस्टर इन लॉ काव्या से कांटेक्ट करता था। मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर लौटने के बाद आरव ने उसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब हाल ये था कि उसके ब्रदर इन लॉ अचानक गायब हो गए थे और कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। इसलिए काव्या लगातार मैसेजेस भेज रही थी और पूछ रही थी कि आरव आखिर गया कहाँ है। आरव ने एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में 2 दिन और बिताए। आखिरकार सेक्ट पेट्रियार्क और बाकी लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के मेन हॉल के अंदर सेक्ट पेट्रियार्क ने गंभीर आवाज में कहा कि कुछ लोग पहले आरव के साथ जाएंगे, बाकी लोग बाद में वहां सेटल होने के बाद उनके पीछे आएंगे। आरव ने सिर हिलाया और सबकी तरफ देखा। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट में से जो लोग स्टार्ट कॉन्टिनेंटल जाने वाले थे उनमें डेनिश वसंत कुबेर, यशवंत हिमानी, सोनिया, युवन, एलिनर और कई एलीट डिसाइपल्स शामिल थे। आरव ने फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतना कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्ट पेट्रियार्क ने हाथ हिलाकर कहा कि यही सबसे सेफ तरीका है। वे हर छोटी बड़ी बात के लिए आरव पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। आरव ने भी आखिरकार हामी भर दी।
उस दिन उसने सभी लोगों को स्पिरिट बीस्ट बैग के अंदर रख लिया और कहा कि स्टार कॉन्टिनेंटल पहुंचने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाएगा। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हालांकि सभी लोग क्यूरियस थे कि आरव आखिर उन्हें हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट तक कैसे ले जाएगा। इसके बाद आरव ने एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट पेट्रियार्क और बाकी एल्डर्स को फेयरवेल कहा और वहां से निकल गया। वह नैना और वीना को लेकर वापस फतेहपुर सिटी पहुंचा, लेकिन रघुवंशी फैमिली पहुंचते ही काव्य पूरी तरह फ्यूरियस हो गई। उसने आते ही आरव पर बरसना शुरू कर दिया। वह चिल्लाकर पूछने लगी कि वह आखिर गया कहाँ था। फिर उसकी नज़र नैना और वीना पर पड़ी। वह तुरंत पूछने लगी कि दोनों ने उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। उसे लगा था कि ये दोनों आरव के साथ इतनी बिजी थी कि उसे इग्नोर कर रही थीं। तभी वीना को अचानक पूरी बात समझ आ गई और नैना भी धीरे धीरे सिचुएशन समझने लगी। दोनों महिलाओं ने अनफ्रेंडली आइज से आरव को घूरना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि आरव मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर लौटने के बाद सबसे पहले रघुवंशी फैमिली आया था। आरव तुरंत एक्सप्लेनेशन देने लगा, लेकिन दोनों महिलाएं पहले ही एंग्री हो चुकी थीं। नैना ने कोल्ड वॉइस में कहा कि वो इस बात को याद रखेगी। वीना की आंखों में भी एंगर भरा हुआ था। आरव के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। उधर शेरा ये सब देखकर खुशी से हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल एक वायलेंट ब्लास्ट निकला और शेरा हजारों फीट दूर उड़ गया। उसकी हंसी तुरंत मिजरेबल स्क्रीम्स में बदल गई। आरव बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। उसे लगा उसकी सिस्टर इन लॉ सच में बहुत ब्रेनलेस है। उसने अभी तक बबली को नैना और वीना से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया था, और अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि 3 महिलाएं एक साथ उससे नाराज हो गई थीं। इससे उसका सिर दर्द करने लगा। सौभाग्य से वह समय रहते एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट पहुंच गया था, इसलिए सिचुएशन पूरी तरह एक्सप्लोड नहीं हुई। आखिरकार अपनी सिल्वर टंग की मदद से उसने किसी तरह तीनों महिलाओं को मना लिया, लेकिन इसके बाद उसे अपने अगले लाइफ एंड डेथ ऑर्डील का सामना करना पड़ा। अब उसकी बारी थी कि वह बबली को नैना और वीना से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दोनों महिलाओं ने इसे बहुत कामली एक्सेप्ट कर लिया। न कोई क्राइंग, न कोई नॉइजी सीन, सब कुछ सरप्राइजिंगली स्मूथ रहा। यहाँ तक कि आरव खुद भी इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर रहा था। इसके बाद आरव ने रघुवंशी फैमिली को प्रिपेयर होने के लिए कहा, क्योंकि कुछ दिनों बाद वे सभी स्टार कॉन्टिनेंटल जाने वाले थे। असल में रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क और लोकेश पहले से ही इस प्रेपरेशन में बिजी थे। हालांकि आरव को थोड़ा रिग्रेट भी था। इस बार मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर लौटने के बाद भी वह रॉयल फैमिली से मिलने नहीं गया था। उसे याद आया कि रीम और वामिका कैसी होंगी, लेकिन आखिरकार उसने सोचा कि अगली बार मिल लेगा, क्योंकि वह भविष्य में फिर कभी मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर जरूर लौटेगा। 3 दिन बाद आरव ने रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क लोकेश और बाकी लोगों को स्पिरिट बीस्ट बैग में रख लिया। उन सर्वेंट्स को भी साथ रखा गया जो रघुवंशी फैमिली के साथ जाने को तैयार थे। इसके बाद आरव काव्य बबली नैना वीना और शेरा के साथ निकल पड़ा। उस रात फतेहपुर रघुवंशी फैमिली मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर से पूरी तरह गायब हो गई। वे बिना कोई निशान छोड़े डिसअपियर हो गए। आरव स्पेशल नोट का इस्तेमाल करके सबको वापस टेंपल में ले आया, लेकिन टेंपल पहुंचने के बाद भी उसने एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट और रघुवंशी फैमिली के लोगों को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि टेंपल के बारे में आरव की अलग योजना थी। वो अभी किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि वह ह्यूमन एम्परर है। हालांकि कोशा में उसके खुले एनिमीज अब नहीं बचे थे, लेकिन हेवनली डाओ अभी भी आउटर रेल्म में मौजूद था, और कोशा में महान कैलमिटी से जुड़ी बातें ओपनली डिस्कस करना फॉरबिडन था, क्योंकि ऐसा करने पर हेवनली डाओ सेंस कर लेता और हेवनली ट्रिब्यूलेशन भेजकर डिस्ट्रक्शन कर देता। अगर यह बात फैल गई कि आरव ह्यूमन एम्परर है तो हेवनली डाओ को भी पता चल सकता था, और आरव यह अच्छी तरह जानता था कि हेवन उसे खत्म करना चाहता है। हालांकि वर्तमान हेवनली डाओ उससे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसने ह्यूमन एम्परर के जन्म की खबर विच गॉड क्लैन तक पहुंचा दी तो क्या वे 10,000 ईयर कैलमिटी का इंतजार करेंगे, या फिर समय से पहले किसी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को भेजकर आरव को खत्म कर देंगे? ये कहना मुश्किल था, इसीलिए आरव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अभी भी पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो कोशा का एम्परर जरूर था, लेकिन पूरे यूनिवर्स में इनविंसिबल नहीं था, इसलिए उसे क्वाइटली ग्रो करना था, जब तक कि वह आउटर रेल्म के हेवनली डाओ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय न कर दे।
टेम्पल के अंदर पहुंचते ही आरव हंस पड़ा और लाउडली अनाउंस किया कि वह वापस आ गया है। तुरंत तन्वी भागती हुई आई और उससे हग मांगने लगी। लव भी दौड़कर उसके पास पहुंच गया। आरव मुस्कुराया और दोनों बच्चों को उठाकर प्यार से किस किया। लेकिन इसके अलावा पूरे टेम्पल में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। समृद्धि और आराध्य वीना, काव्य और नैना को शॉक्ड एक्सप्रेशन से देख रही थीं। दूसरी तरफ नैना और वीना भी उन्हें अस्टॉनिशमेंट से देख रही थीं। केवल काव्य पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थी, उसे पता था कि अभी और राइवल्स बाकी हैं। सिचुएशन खराब होती देख बबली तुरंत मीडिएटर बन गई। वह सभी महिलाओं का इंट्रोडक्शन कराने लगी। उधर आरव ने एटमॉस्फेयर में फैलती गनपाउडर स्मेल महसूस की और साइलेंटली बैटलफील्ड से पीछे हट गया। वह बच्चों को गोद में उठाकर दूर चला गया। उसे डर था कि कहीं वह एक्सीडेंटली इन महिलाओं के एंगर का शिकार न बन जाए। अगर बात ज़्यादा बढ़ती तो वह उन्हें फोर्सफुली सप्रेस कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। पहले से ही समृद्धि और आराध्य के रिलेशंस बहुत हार्मोनियस नहीं थे। अब अचानक 3 और महिलाएं आ गई थीं। तुरंत समृद्धि ने सीक्रेटली आराध्य को अलायंस का प्रस्ताव दिया और आराध्य ने बिना हेजिटेशन के उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। महिलाओं की दुनिया सच में कॉम्प्लिकेटेड थी। दूसरी तरफ नैना, काव्य और वीना नेचुरली एक ग्रुप बन चुकी थीं। इन सभी महिलाओं की ब्यूटी टॉप टियर लेवल की थी। उनमें समृद्धि का टेम्परामेंट सबसे ग्रेसफुल था, जबकि नैना की अपीयरेंस सबसे स्टनिंग थी। बाकी महिलाएं भी बिल्कुल इन्फीरियर नहीं थीं। बबली बड़ी मुश्किल से ब्रिज बनकर उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। सभी महिलाएं नेचुरली प्राउड थीं। कोई भी खुद को दूसरों से इन्फीरियर नहीं मानना चाहती थी। इसलिए सभी फोर्स्ड स्माइल्स के साथ एक दूसरे से बात कर रही थीं। नैना ने काम वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन दिया। वीना भी एलिगेंट रेड ड्रेस में बेहद अच्छी लग रही थी। लेकिन काव्य ने दांत पीसते हुए लाउडली अनाउंस किया कि उसका ब्रदर इन लॉ उसी का है ही और वही सबसे हार्टलेस आदमी है। ये सुनकर आराध्य और समृद्धि दोनों स्टन्ड रह गईं। उन्हें अब जाकर समझ आया कि आरव ने दोनों सिस्टर्स को सेड्यूस कर लिया था। दोनों महिलाओं ने तुरंत साइडवेज ग्लांस से आरव को देखा। आरव ऑकवर्डली खांसने लगा और बोला कि वे लोग पहले आपस में जान पहचान कर लें। उसे सच में स्क्रैच्ड होने का कोई शौक नहीं था। तभी समृद्धि ने काव्य को टीजिंग टोन में कहा कि वह सुंदर जरूर है, लेकिन अपनी बड़ी बहन की तुलना में। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि काव्य इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गई। हालांकि उसने अटैक करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि समृद्धि से निकलने वाली ऑरा बहुत टेरिफाइंग थी। आरव की सभी महिलाओं में वर्तमान में सबसे पावरफुल वही थी। यिन यांग सेक्रेड बॉडी की ओनर और कंटेम्पररी जीनियस रैंकिंग में सेकंड प्लेस होल्डर। असल सेकंड रैंक जीनियस राजेश तो पहले ही मर चुका था और आरव तो मॉन्स्टर कैटेगरी में आता था। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। उधर शेरा ये पूरा ड्रामा बड़े मजे से देख रहा था। वो ऑलमोस्ट क्लैप करने वाला था, लेकिन तभी तन्वी ने उसे देख लिया। शेरा तुरंत स्टिफ हो गया। फिर तन्वी और लव दोनों खुशी से उसे पकड़कर खेलने के लिए दौड़ पड़े। वूहू वूहू, शेरा बेहद दर्दभरी आवाज में रोने लगा। हाल ही में शेरा के बिना तन्वी और लव बहुत अकेले हो गए थे। अब सब ठीक हो गया था, क्योंकि शेरा फिर से वापस आ गया था। अब वे फिर से खुशी खुशी खेल सकते थे। आरव ने चीखते हुए शेरा की तरफ देखा, फिर उन महिलाओं की तरफ देखा जिनके बीच गन पाउडर जैसी टेंशन भरी हुई थी। इसलिए ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए आरव खुद ही फेदर प्लकिंग टीम में शामिल हो गया। वो हंसते हुए बोला, तन्वी, लव डैडी भी तुम्हारी मदद करेगा फेदर्स नोचने में। ओके ओके फादर जल्दी आइए। शेरा पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। उसे तो अब मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में ही रह जाना चाहिए था। उसने मन ही मन काउंटलेस टाइम्स आरव को बीस्ट कहकर कोसा, लेकिन आरव ये सब मजबूरी में कर रहा था। वे महिलाएं बहुत डेंजरस थीं। उसे डर था कि अगर वह उनके पास गया तो एक्सीडेंटली घायल हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि शेरा को ही परेशान करना बेहतर है। वैसे भी उसके बाल दोबारा उगाते थे, फिर डरने की क्या बात थी। आसपास मौजूद सभी लोगों की नज़र आरव और बच्चों पर पड़ गई। बेचारे गंजे शेरा को देखकर जयंत, रणबीर और बाकी लोगों ने दया भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये सच में बहुत दुखद था। फिर आरव को लगा कि सिचुएशन अब काफ़ी कंट्रोल में है। इसलिए वो खड़ा हुआ और बोला, ओम जमशेद, नैना, काव्य और रेम के रहने का इंतज़ाम करो। जी योर मैजेस्टी।
जमशेद ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। योर मैजेस्टी। तीनों महिलाएं स्टन रह गईं, तभी उन्हें एहसास हुआ, यह आखिर जगह कौन सी थी, वे यहाँ अचानक कैसे पहुँच गई थीं। उनके दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा जैसे वे अचानक बेवकूफ़ बन गई हों। काव्य ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ब्रदर इन लॉ, ये योर मैजेस्टी क्या होता है, क्या वह आपको बुला रहा है? आरव ने हल्की खांसी के साथ कहा, अहम जमशेद, बाद में इन्हें सब समझा देना। जी। जमशेद ने तुरंत सिर झुका दिया। फिर आरव ने काव्य, वीना और नैना की तरफ देखा। वो बोला, काव्य, रेम, नैना, अब तुम सब मिल चुकी हो, आगे से अच्छी तरह रहना, समझी? तीनों महिलाओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती रहीं। आरव ऑकवर्डली हंस पड़ा, फिर उसने समृद्धि और आराध्य की तरफ देखा। अब से तुम सब सिस्टर्स हो, याद रखना, लड़ाई मत करना, हम सब फैमिली हैं। तुरंत दोनों महिलाओं ने हॉस्टाइल नज़रों से आरव को घूरा। उन्हें पहले से शक था कि आरव की मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर में और भी महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन किसने सोचा था कि वह एक साथ 3 महिलाओं को वापस ले आएगा, और उनमें से एक तो उसकी सिस्टर इन लॉ थी। ये देखकर दोनों महिलाओं को लगा कि आरव इंसान है भी या नहीं, यहाँ तक कि अपनी सिस्टर इन लॉ को भी नहीं छोड़ा। आरव ड्राई लाफ करते हुए बोला, ही मैं अब सक्लूजन में जा रहा हूँ, तुम सिस्टर्स बाद में आराम से बात करना। फिर उसने आदेश दिया, जमशेद, डिवाइन लैंड लौटो। इतना कहकर वो फ्लैश की तरह गायब हो गया। ये जगह बहुत डेंजरस थी। सेक्लूजन ही सबसे सेफ ऑप्शन था। टेम्पल के अंदर हमेशा आरव के लिए एक सीक्रेट चेंबर मौजूद रहता था। वो अंदर गया और क्रॉस लेग बैठ गया। उसने टेम्पल के अंदर की बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बुदबुदाया, अब सब काफ़ी स्टेबल है, अगला स्टेप शुरू किया जा सकता है। फिर उसने बड़ी मात्रा में एंशंट आर्टिफैक्ट्स निकाल लिए। तुरंत एनलाइटनमेंट सीड और मिरियड फिनोमिना एक्साइटेड होकर बाहर उड़ आए। वे उन एंशंट आर्टिफैक्ट्स के चारों तरफ घूमने लगे। फिर उन्होंने उन्हें अब्जॉर्ब और रिफाइन करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आरव ने आंखें बंद कर लीं। वह शांतिपूर्वक दोनों छोटे क्रीचर्स के फीडिंग प्रोसेस का इंतजार करने लगा। शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें उसके पूरे शरीर में बहने लगीं। वे उसकी हड्डियों और लिम्स को नरिश कर रही थीं। अब जैसे जैसे आरव की कल्टिवेशन बढ़ रही थी, वैसे वैसे वे दोनों लिटिल क्रीचर्स भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। एंशंट आर्टिफैक्ट्स अब्जॉर्ब करने की उनकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। अब अगर आरव को एक बार में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिल जाए तो वह उसे आसानी से अब्जॉर्ब और रिफाइन कर सकता था। इधर टेम्पल धीरे धीरे स्पेस को पार करता हुआ हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट की तरफ लौट रहा था। उसके बाद वे रामपुर प्रीफेक्चर भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जयंत के मन में अभी भी मुखर्जी फैमिली के प्रति हेट्रेड बाकी थी। आरव चाहता था कि जयंत खुद पर्सनली जाकर अपना रिवेंज ले। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव सक्लूजन में जाने के बाद दोबारा बाहर नहीं निकला। जहां तक टेम्पल की महिलाओं का सवाल था, वे सच में 2 अपोजिंग कैंप्स में बंट गईं। नहीं, सही कहें तो 3 कैंप्स, क्योंकि बबली ने अपना अलग फैक्शन बना लिया था। वह हमेशा पीसमेकर बनने का नाटक करती रहती थी। हालांकि समृद्धि और आराध्य सिर्फ 2 थीं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी, और दोनों आरव के बच्चे को जन्म भी दे चुकी थीं। इसी एडवांटेज का इस्तेमाल करके वे बाकी 3 महिलाओं को हर मौके पर दबाने की कोशिश करती थीं। इससे वीना, नैना और काव्य बेहद फ्यूरियस हो जाती थीं। काव्य गुस्से से कहती, बस इंतजार करो, मैं भी स्ट्रॉन्गर बनूंगी। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसका कल्टिवेशन टैलेंट सबसे कमजोर था, बहुत ज़्यादा कमजोर। कुछ समय तक ये फीमेल वॉर जारी रहने के बाद सभी महिलाओं ने आखिर सक्लूजन में जाकर कल्टिवेट करने का फैसला कर लिया। सिर्फ वीना, नैना और काव्य ही नहीं, बल्कि आराध्य और समृद्धि भी। उन्हें एहसास हो गया था कि वे आरव से लगातार दूर होती जा रही हैं। अगर वे और पीछे नहीं रहना चाहती तो उन्हें डेस्परेटली मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका सबसे बुरा असर लव और तन्वी पर पड़ा। अब वे हर दिन सिर्फ बोरिंग फेदर प्लकिंग गेम ही खेल सकती थीं, और विक्टिम हमेशा बेचारा शेरा बनता था। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। टेम्पल आखिरकार हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट पहुंच गया, और आरव भी सक्लूजन से बाहर निकल आया। हालांकि वो सक्लूजन में था, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस अब भी टेम्पल के अंदर की स्थिति पर नजर रखे हुए थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इन महिलाओं ने कोई बड़ी फाइट नहीं की थी।
इस दौरान आरव की कल्टिवेशन फर्स्ट लेवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म से बढ़कर पीक थर्ड लेवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी बड़ी मात्रा में एंशंट आर्टिफैक्ट्स बाकी थे जिन्हें उसने रिफाइन नहीं किया था। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। अब अगर रिलीज रेल्म पीक एक्सपर्ट भी वॉइड तय करके भागना चाहे तो उसके बच निकलने की संभावना बेहद कम थी। काव्य, वीना और नैना को अब आरव की ट्रू आइडेंटिटी का पता चल चुका था। कोशा का ह्यूमन एम्परर, ये सच जानने के बाद तीनों महिलाएं लंबे समय तक शॉक में रहीं। फिर जाकर उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया। आरव को वीना और नैना की ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अपनी सिस्टर इन लॉ को लेकर वह बहुत वरीड था। उसे लगा कि उसे प्रॉपर वार्निंग देना जरूरी है, नहीं सीरियस वार्निंग। इसलिए सेक्लूजन से बाहर निकलते ही सबसे पहले वह काव्य के पास गया। काव्य उसे देखते ही खुशी से उसके सीने में कूद गई। वह कॉकेटिशली एक्ट करने लगी। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, काव्य याद रखना, मैं ह्यूमन एम्परर हूँ, ये बात कभी किसी से मत कहना, यहाँ तक कि अपने फादर और बाकी लोगों से भी नहीं, समझी? काव्य हंसते हुए बोली, मुझे पता है ब्रदर इन लॉ, मैं बहुत टाइट लिप्ड हूँ। आरव के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क्स उभर आए, तुम टाइट लिप्ड हो? उसने हेल्पलेस होकर फिर से समझाया, काव्य अगर यह बात बाहर गई तो मैं मर सकता हूँ। काव्य तुरंत टेरिफाइड हो गई। वह घबराकर बोली, इतना सीरियस? ब्रदर इन लॉ मुझे मत डराइए। आरव ने सॉलम एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह सच में बहुत सीरियस है। सिर्फ मैं ही नहीं मरूंगा, तुम भी मर सकती हो, यहाँ तक कि पूरा रघुवंशी फैमिली और तुम्हारी सिस्टर भी डेंजर में पड़ जाएगी। यह एग्जैजरेशन नहीं था, यह सच में हो सकता था। अगर विच गॉड क्लैन ने समय से पहले पावरफुल एक्सपर्ट्स भेज दिए तो आरव के आसपास कोई भी सेफ नहीं रहेगा। काव्य ने तुरंत रिपीटेडली प्रॉमिस किया कि वह इस सीक्रेट को कभी रिवील नहीं करेगी, चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े। आरव ने फिर भी कहा, सिर्फ बोलना ही नहीं, आउटसाइडर्स के सामने इसका हिंट भी मत देना। काव्य ने तुरंत ओबीडियंटली सिर हिलाया। तब जाकर आरव ने राहत की सांस ली। इसके बाद आरव टेंपल से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन इस बार टेंपल छोड़ने वालों में सिर्फ काव्य, वीना, नैना और जयंत शामिल थे। वीना और नैना स्काई सेक्ट ज्वाइन करना चाहती थीं। वे नए सेक्ट को देखना चाहती थीं और साथ ही टेंपल में रहकर समृद्धि और आराध्य का एंगर भी नहीं झेलना चाहती थीं। जहां तक काव्य का सवाल था, वह अपनी सिस्टर से मिलना चाहती थी और रघुवंशी फैमिली के साथ रहना चाहती थी। आरव को उनकी सेफ्टी की चिंता नहीं थी। टेंपल ऑफ गॉड्स के अंदर ह्यूमंस अभी भी सेफ थे। समृद्धि और आराध्य फिलहाल तन्वी और लव के साथ टेंपल में ही रुकेंगी। बबली भी फिलहाल वहीं रहेगी और जयंत को साथ ले जाने का कारण ये था कि वह अभी भी जय और प्रशांत प्रीफेक्चर रॉयल एंसेस्टर से इंटेरोगेशन कर रहा था, इसलिए उसे सीधे स्पिरिट बीस्ट पाउच में फेंक दिया गया। बिग ब्रदर वाह, मुझे भी साथ ले चलो, शेरा दयनीय आवाज में रो पड़ा। लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा, बच्चे तुम्हारे बिना लोनली हो जाएंगे। शेरा लगभग हिस्टेरिकली रोने लगा। वह चीखा कि अगर आरव उसे नहीं ले गया तो वह खुद को फांसी लगा लेगा। आरव हेल्पलेस हो गया। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और सॉफ्टली पूछा, अगर अंकल जिन नहीं रहेगा तो क्या तुम उसे मिस करोगे? दोनों बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, मिस करेंगे बिग टैबी कैट। आरव ने शांत स्वर में कहा, शेरा थोड़ा एंड्योर करो, अगर मरने जैसा फील हो तो जय के बारे में सोच लेना, तुम्हें बेहतर लगेगा। अंत में शेरा को वहीं छोड़ दिया गया क्योंकि बच्चों को उसकी जरूरत थी। इसके बाद आरव कई महिलाओं को लेकर टेंपल से बाहर निकल गया। फिर पूरा ग्रुप सीधे टेंपल ऑफ गॉड्स की तरफ बढ़ गया। वीना ने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करके अस्टॉनिशमेंट से पूछा, क्या यही हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट है? सिर्फ एक सांस लेने से ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती महसूस हो रही थी। यह मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर जैसी जगह से बिल्कुल इनकम्पेरेबल था। नैना और काव्य भी इक्वली शॉक्ड थीं। वे आसपास की डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर स्पीचलेस रह गईं। आरव मुस्कुराकर बोला, हाँ, यही हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट है। काव्य एक्साइटेड होकर पूछने लगी, ब्रदर इन लॉ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आरव हंसते हुए बोला, ह्यूमन रेस टेंपल ऑफ गॉड्स, मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से मिलवाऊंगा। ग्रेट! काव्य खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन गिर गया। आरव ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या हुआ? वीना और नैना शायद पहले ही समझ चुकी थीं कि वह किस बात को लेकर वरीड है, इसलिए दोनों चुप रहीं।
काव्य वीक वॉइस में बोली, ब्रदर इन लॉ, अगर मेरी सिस्टर हमारे बारे में पूछे तो बस कह देना कि आपने मुझे फोर्स किया था। क्या? आरव पूरी तरह स्टन्ड रह गया। क्या यह उसे बर्बाद करने की साजिश थी? काव्य स्वीट वॉइस में प्लेड करने लगी, गुड ब्रदर इन लॉ, आप सबसे अच्छे हो, प्रॉमिस कीजिए। आरव गुस्से से गरजा, रोल। आरव भला कैसे मान सकता था? अगर वह मान जाता तो वह सीधा सुसाइड होता। सुनैना से जाकर कहे कि उसने उसकी छोटी बहन को भी सेड्यूस कर लिया है। क्या मजाक था? काव्य दांत पीसते हुए बोली, ब्रदर इन लॉ, क्या आप हमें दोनों बहनों को लड़ते हुए देख सकते हैं? उसे लग रहा था कि उसका ब्रदर इन लॉ बेहद विकट है। आरव हंसते हुए बोला, ही मैं इतना हार्टलेस कैसे हो सकता हूँ? ट्रूथ को दुनिया के सामने आना ही चाहिए, मैं ब्लेम नहीं लूंगा। वह ये ब्लेम बिल्कुल नहीं ले सकता था। आखिर लोग उसे क्या समझते थे? नैना और वीना ने अपने मुंह ढककर हंसना शुरू कर दिया। सबको लग रहा था कि अगर ऐसा सीन सच में हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सच में जरा सोचो, जब सुनैना को पता चलेगा कि उसकी छोटी बहन भी आरव के साथ है, तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा? काव्य ने गुस्से से कहा, HMPH ब्रदर इन लॉ, आप बहुत मीन हैं। वह लगातार आरव को थ्रेटन करने लगी, अगर आपने एडमिट नहीं किया तो मैं सिस्टर को आपकी दूसरी विमेन के बारे में बता दूंगी। आरव शांत स्वर में बोला, तुम्हारी सिस्टर पहले से जानती है। मैं सिस्टर को ये भी बता दूंगी कि तुम्हारा किसी दूसरी वुमन से बच्चा भी है। तुम्हारी सिस्टर ये भी जानती है। काव्य पूरी तरह स्पीचलेस रह गई। उसे एहसास हो गया कि उसके पास सच में कोई दूसरा तरीका नहीं था। ह्यूमन एम्परर वाली बात को तो वह थ्रेट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह दुखी चेहरे के साथ बोली, सिस्टर आई एम सो सॉरी। वो मन ही मन सोच रही थी कि बाद में कैसे एक्सप्लेन करेगी। आरव हेल्पलेस होकर मुस्कुराया, वह सुनैना के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसे अंदाजा था कि वह अपनी छोटी बहन से ग्रज नहीं रखेगी। फिर आरव मुस्कुराकर बोला, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। अगले ही पल फीनिक्स इमेज प्रकट हुई। सेक्रेड लाइट चारों तरफ फैल गई। फीनिक्स 9 आसमानों में उड़ने लगी। तीनों महिलाएं स्टन रह गईं। उन्हें लगा जैसे कोई पीसफुल ऑरा उन्हें घेर रही हो। वे शॉक्ड होकर चिल्लाईं, ये फीनिक्स है। वाओ, इतनी फास्ट। अब उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे आसपास की स्थिति साफ देख सकें। उन्हें सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि वे वॉइड के अंदर ट्रैवल कर रही हैं। 3 घंटे बाद वे साउथ हेवनली गेट के बाहर पहुंच चुके थे। अंदर मौजूद लोगों ने फीनिक्स की ऑस्पिशियस लाइट महसूस की। तुरंत भारी अपरोह मच गया। देखो, क्या वह फीनिक्स है? आरव, वह आरव है। लॉर्ड कहाँ है? पूरा साउथ हेवनली गेट एक्साइटमेंट से भर गया, क्योंकि अब आरव मानव जाति का अल्टीमेट प्रोडिजी माना जाता था। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में डेमन रेस को सप्रेस करेगा। नहीं, भविष्य में नहीं, अभी। आरव ने ट्रिब्यूलेशन रेल्म में प्रवेश करके एंशिएंट डेमन एल्डर को दबा दिया था। इतना ही उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ साबित करने के लिए काफी था। आरव लो प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। जैसे ही वह लाइट सिटी के विशाल सिटी गेट के अंदर दाखिल हुआ, अनगिनत ईगर आइज उसकी तरफ देखने लगी। इन नजरों में पुरुष भी थे, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, युवा भी। काव्य नर्वस होकर बोली, ब्रदर इन लॉ, ये क्या है? ये लोग आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? वीनर और नैना भी स्टन्ड थीं, खासतौर पर महिलाओं की आंखों में लस्टफुल एक्सप्रेशंस भरे हुए थे, जैसे वे खुद को तुरंत आरव को सौंप देना चाहती हों। आरव कैजुअली बोला, साई कुछ नहीं, बस स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में थोड़ी फेम है। तीनों महिलाएं स्पीचलेस रह गईं। आसपास लगातार आवाजें गूंज रही थीं। लॉर्ड असल में पोर्ट्रेट से भी ज्यादा हैंडसम है। सही कहा। लॉर्ड के साथ वाली विमेन कौन है? कई महिलाएं फ्लर्टेशियस ग्लांसेस फेंक रही थीं, लेकिन कोई भी आरव के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट गॉडेस और आरव के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। अगर आरव खुद इंटरेस्टेड हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर उन्होंने खुद प्रोवोक किया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते थे। आरव ने आसपास के लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। साउथ हेवनली गेट के अंदर आते ही वह तीनों महिलाओं को लेकर हवा में उड़ गया। फीनिक्स धर्म इमेज फिर से प्रकट हुई। वे सीधे हेवनली गॉड पैलेस की तरफ बढ़ गए। रास्ते में आरव ने मन ही मन सोचा कि बाद में उसे रोहित से बात करनी चाहिए, ताकि वो कोई टोकन दे दे जिससे आगे से हेवनली गेट से गुजरने की जरूरत न पड़े। अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था।
वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। साउथ हेवनली गेट छोड़ने के बाद तीनों महिलाओं के एक्सप्रेशंस अलग-अलग थे। उन्हें सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। आरव की स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में आखिर क्या स्टेटस थी? अभी जो हुआ वो क्यों हुआ? काव्य क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाए। उसने पूछा, ब्रदर इन लॉ, वे लोग आपको इतना एडमायर क्यों करते हैं? आपने आखिर किया क्या है? वीना और नैना ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि काव्य भी खुद को रोक सके। आरव मुस्कुराया और बोला, ओह कुछ खास नहीं, बाद में पूछ लेना। काव्य अभी भी एंग्री थी। वो अब भी सोच रही थी कि ब्लेम कैसे शिफ्ट करे ताकि उसकी सिस्टर नाराज ना हो। इधर टेंपल ऑफ हेवन में रोहित और बाकी लोग पहले ही जान चुके थे कि आरव वापस आ गया है। ये ओरिजिनली अच्छी खबर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आरव के साथ कई विमेन भी थीं। कुछ देर बाद आरव हेवनली गॉड पैलेस पहुंच गया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर रोहित से मिलने के बजाय पहले सुनैना के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे साइड हॉल पहुंचे जहां सुनैना रहती थी, काव्य एक्साइटेड होकर चिल्लाई, सिस्टर। सुनैना अपनी छोटी बहन को देखकर बेहद खुश हो गई। वो बोली, काव्य तुम यहाँ कैसे आ गई? जल्दी मुझे देखने दो। काव्य हंसते हुए उसकी बाहों में घुस गई। ही ब्रदर इन लॉ मुझे यहाँ लाए हैं। सुनैना मुस्कुराकर बोली, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी ठीक से बिहेव करना नहीं सीखा। अपनी छोटी बहन को देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। फिर उसकी नज़र नैना और वीना पर पड़ी। उसने लगभग तुरंत दोनों महिलाओं और आरव के रिलेशनशिप का अंदाजा लगा लिया। लेकिन वह एंग्री नहीं हुई, उसने सिर्फ स्माइल करके सिर हिलाया। अब की सुनैना शानदार वाइट ड्रेस पहने हुए थी। उसका चेहरा फ्लॉलेस था, वो सचमुच हेवनली फेरी जैसी लग रही थी। उसकी नोबल ऑरा और एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेम्परामेंट ने उसे और भी अनटचेबल बना दिया था। उसके सामने वीना और नैना तुरंत पले पड़ गईं। दोनों महिलाओं ने मुस्कुराकर जवाब दिया। असल में वे दोनों सुनैना से थोड़ा अनईजी महसूस करती थीं। ये फियर नहीं था, बल्कि इनर प्रेशर था, क्योंकि सुनैना आरव की लीगल वाइफ थी, जबकि वे सब न्यूकमर्स थीं, और सबसे बड़ी बात, वे सभी खुद अपनी इच्छा से आरव के साथ हुई थीं। आरव फोर्स्ड था। आरव ये सब देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सुनैना ने पूछा, ठीक है अब क्यूट बनना बंद करो। डैड कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? काव्य अचानक स्टन रह गई, फिर बोली, ओ राइट फादर भी यहाँ हैं। सुनैना शॉक्ड होकर बोली, फादर कहाँ हैं? आरव तुरंत बोला, वे मेरे पास हैं। फिर उसने कई स्पिरिट बीस्ट बैग्स निकाले और रघुवंशी फैमिली के लोगों को बाहर छोड़ दिया। रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क, लोकेश और बाकी लोग बाहर आते ही स्टन रह गए। ये जगह, क्या हम पहुंच गए? वाओ कितना लग्जूरियस हॉल है। वे सब शौक में इधर उधर देखने लगे। असल में ये सिर्फ सुनैना का साइड हॉल था। सुनैना अपने पिता को देखकर और भी खुश हो गई। फादर। लोकेश ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी तरफ देखा। रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क भी अपनी ग्रैंडडॉटर को देखने लगा। सभी सर्वेंट्स शॉक्ड होकर सुनैना को घूरने लगे। थर्ड मिस सच में वापस आ गई। थर्ड मिस कितनी ब्यूटीफुल हो गई हैं। रघुवंशी फैमिली एल्डर्स भी स्टंट थे। सुनैना की ऑरा बेहद पावरफुल थी। उसका टेम्परामेंट सचमुच हेवनली फेरी जैसा था। फादर और डॉटर की रियूनियन देखकर सब इमोशनल हो गए। सुनैना लगभग 10 साल तक अपने फैमिली से दूर रही थी। लोकेश ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह अपनी बड़ी बेटी को फिर कभी देख पाएगा। लेकिन फेट ने उसे दोबारा मौका दिया। पूरी रघुवंशी फैमिली फाइनली रियूनाइट हो गई। ये खबर जल्दी ही रोहित तक भी पहुंच गई। सुनैना के आसपास मौजूद सभी सर्वेंट्स असल में रोहित द्वारा अरेंज किए गए थे। वे सर्वेलेंस के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए थे। उधर टेंपल ऑफ गॉड्स के मेन हॉल में, जैसे ही रोहित को पता चला कि लोकेश यहाँ आ गया है, उसकी मर्डरस इंटेंट इंस्टेंटली फूट पड़ी। वह गर्जा, सुनैना का फादर वह बीस्ट। रोहित ओरिजिनली एल्डर की डिग्निटी बनाए रखना चाहता था, लेकिन लोकेश का नाम सुनते ही वो पूरी तरह फ्यूरियस हो गया। वो काउंटलेस टाइम्स लोकेश को मारना चाहता था। आखिर उस बास्टर्ड ने उसकी बेटी के साथ सोया था, और उसकी बेटी अब मर चुकी थी। हालांकि सरस्वती की डेथ का सीधा कारण लोकेश नहीं था। फिर भी रोहित उससे रिजेंटमेंट रखता था, क्योंकि अगर लोकेश नहीं होता तो सरस्वती उसे छोड़कर नहीं जाती। उधर सुनैना के साइड हॉल में लोकेश मुस्कुराकर बोला, सुनैना तुम्हें ठीक देखकर और इतना अच्छा जीते देखकर तुम्हारा फादर रिलीव्ड है। सुनैना मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो पिताजी,
ग्रैंपा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अचानक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट पूरे हॉल में फैल गई। रघुवंशी फैमिली के लोग इंस्टेंटली सफोकेट महसूस करने लगे। आरव हेल्पलेस होकर मुस्कुराया, फिर उसने पिटी भरी नजरों से लोकेश की तरफ देखा। लोकेश शॉक्ड होकर बोला, क्या क्या हुआ? बाकी रघुवंशी फैमिली मेंबर्स भी टेरिफाइड हो गए। वे अभी अभी स्टार्ट कॉन्टिनेंटल पहुंचे थे और तुरंत डेंजर आ गया। अचानक ऊपर वॉइड से कोल्ड फ्यूरियस वॉइस गूंजी। लोकेश सबने ऊपर देखा, फिर उन्होंने एक डिग्निफाइड मिडिल एज मैन को देखा। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं, वह नीचे फ्यूरियस नजरों से घूर रहा था। सुनैना तुरंत पैनिक में आ गई। वह चिल्लाई, ग्रैंपा! उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका ग्रैंडफादर रिवेंज लेने आया है। वह तुरंत लोकेश के सामने खड़ी हो गई। उसे डर था कि रोहित अचानक हमला कर देगा। लोकेश ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला, आप सरस्वती के फादर हैं? उसे पहले से पता था कि सरस्वती का फादर बेहद पावरफुल है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। सिर्फ उसकी गेज ही उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह किसी गॉड को देख रहा हो। रोहित फ्यूरियस होकर गरजा, तुम डिजर्व टू डाई। उसकी किलिंग इंटेंट और भी वायलेंट हो गई। अचानक लोकेश धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। फिर उसने जोर से कौटाव करते हुए कहा, फादर इन लॉ आपका सोन इन लॉ आपको प्रणाम करता है। रोहित पहले स्टंट हुआ, फिर और ज्यादा फ्यूरियस हो गया। वह गुस्से से दहाड़ा, तुम कावर्ड! रोहित कौन था? वह टेम्पल ऑफ द गॉड्स का मास्टर था, अतीत का सबसे शक्तिशाली मानव। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से डरना नहीं सीखा था। काउंटलेस पावरफुल एनिमीज उसके हाथों मारे गए थे। उसने अपने युग के मॉन्स्ट्रस जीनियसेस को दबा दिया था। उसका नाम सुनकर काउंटलेस रेसेस कांप उठती थीं, लेकिन अब पहली बार उसने अपने सोन इन लॉ को देखा और वह निकला ऐसा कावर्ड कि सीधे घुटनों पर बैठ गया। इससे रोहित का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। रोहित ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी टेरिफाइंग ऑरा पूरे हॉल में फैल गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ने आखिर ऐसे आदमी को क्यों चुना। क्यों? क्या जयकांत उससे 1000 गुना बेहतर नहीं था? क्या सरस्वती अंधी हो गई थी? रोहित को लग रहा था कि उसका पूरा रेपुटेशन उसके इस सोन इन लॉ की वजह से बर्बाद हो जाएगा। रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क जुनैड जल्दी से आगे बढ़ा। उसने वॉइड की तरफ झुककर कहा, फादर इन लॉ कृपया शांत हो जाए। लेकिन उसकी आवाज़ खुद कांप रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, माथे पर ठंडा पसीना था। रोहित का प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि रघुवंशी फैमिली के लोग मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। असल में रोहित अभी भी अपना टेम्पर कंट्रोल कर रहा था। अगर सुनैना वहां मौजूद नहीं होती तो शायद रघुवंशी फैमिली के लोग खड़े रहने की ताकत भी खो देते। सुनैना जल्दी से आगे आई। उसने हेल्पलेस होकर कहा, ग्रैंपा प्लीज शांत हो जाए। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि रोहित लोकेश से कितनी नफरत करता है। अगर वह इतने सालों से उन्हें रोकती नहीं रहती तो शायद रोहित बहुत पहले जयपुर प्रीफेक्चर जाकर लोकेश को मार चुका होता। रोहित चुप रहा। उसकी कोल्ड गेज लगातार लोकेश पर टिकी हुई थी। उस नज़र के नीचे लोकेश को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई एंट हो और उसके ऊपर एक टेरिफाइंग टाइगर अपने दांत तेज कर रहा हो। उसे ऐसा डिस्पेयर महसूस हो रहा था जैसे उसकी लाइफ और डेथ किसी और के हाथ में हो। वह मन ही मन पछताने लगा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अचानक लोकेश को कुछ याद आया। उसने जल्दी से सिर उठाया और आसपास देखने लगा। फिर उसकी नज़र आरव पर पड़ी। वह तुरंत चिल्लाया, सोन इन लॉ, गुड सोन इन लॉ। आरव पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। वह लोकेश को स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से देखने लगा। यह आदमी उसे इतनी होपफुल और प्लीडिंग आइज से क्यों देख रहा था? आरव ने हेल्पलेस होकर सांस ली और सिर हिलाया। लोकेश सच में बहुत कावर्ड था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? आखिर वह उसका फादर इन लॉ था। आरव ने ऊपर वॉइड की तरफ देखा। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंपा आप कैसे हैं? रोहित ने दांत पीस लिए। उसे लोकेश से और ज़्यादा डिस्गस्ट महसूस होने लगा। वह आदमी उसे फेस करने की हिम्मत तक नहीं रखता था, लेकिन बाकी लोगों को इग्नोर किया जा सकता था, आरव को नहीं। आखिर आरव उसका सबसे प्रिय ग्रैंडसन इन लॉ था। उसने गहरी सांस ली, फिर उसकी नज़र लोकेश से हटकर आरव पर चली गई। वो बोला, मैं ठीक हूँ। तुरंत लोकेश ने महसूस किया कि उसके शरीर पर मौजूद प्रेशर कम हो गया है। उसने राहत की सांस ली। आरव एक कदम आगे बढ़ा और रोहित के सामने पहुंच गया। वह ऑकवर्डली बोला, ग्रैंपा उस समय मेरे फादर इन लॉ का वह मतलब नहीं था। आरव को लगा कि उसे लोकेश के लिए कुछ गुड वर्ड्स बोलने चाहिए, कम से कम सुनैना की फीलिंग्स के लिए। रोहित कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चुप रहा, लेकिन उसके शरीर से निकलती फेंट मर्डरस ऑरर अभी भी टेरिफाइंग थी।
लोकेश ओरिजिनली कुछ कंसिलिएटरी वर्ड्स कहना चाहता था, लेकिन उस टेरिफाइंग ऑरा को महसूस करते ही वह ओबीडियंटली घुटनों पर बैठ गया। वह एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। ये देखकर सिर्फ रोहित ही डिस्गस्टेड नहीं हुआ, बल्कि जुनैड भी स्पीचलेस रह गया। इतना यूजलेस, ऐसा सोन इन लॉ जो अपने फादर इन लॉ के सामने उठने की हिम्मत तक नहीं करता। असल में आरव भी यही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि लोकेश सच में कंप्लीट वेस्ट है। क्या सच में इतना डरना जरूरी था? कुछ देर बाद रोहित ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं अब जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारे स्वागत के लिए बैंक्वेट तैयार करूंगा। फिर उसने लोकेश की तरफ डीप लुक डाली, तुम भी आना। इतना कहकर रोहित गायब हो गया। वह अपने इस यूजलेस सोन इन लॉ को देखकर और ज्यादा एंग्री हो गया था, लेकिन वह लोकेश को मार नहीं सकता था। अगर लोकेश मर गया तो सुनैना जरूर उससे रिलेशनशिप तोड़ लेगी। जब लोकेश ने सुना कि रोहित जा रहा है तो वह बेहद खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल रोहित के दूसरे हाफ वर्ड्स ने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। उसे भी बैंक्वेट में जाना होगा। क्या मजाक था। वह मना करना चाहता था, लेकिन रोहित पहले ही जा चुका था, और अगर वह वहां होता भी तो क्या लोकेश मना करने की हिम्मत करता? आरव हेल्पलेस होकर मुस्कुराया। ये फैमिली मैटर था। रोहित का लोकेश से हेट करना बिल्कुल नॉर्मल था। लोकेश का चेहरा राख जैसा हो गया था। वो लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। सुनैना सॉफ्टली बोली, फादर चिंता मत कीजिए, आज रात आपकी डॉटर आपके साथ रहेगी। लोकेश फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा फादर नहीं डरता, वह मेरा क्या कर लेगा। सुनैना हेल्पलेस होकर बोली, फादर आप। लेकिन लोकेश तुरंत बोला, डोंट वरी सुनैना, डैड नहीं डरता, सब ठीक है। सुनैना ने फाइनली हेल्पलेस होकर कहा, फादर पहले घुटनों से उठ जाइए। तब जाकर लोकेश को एहसास हुआ कि रोहित तो पहले ही जा चुका था। असल में लोकेश जानता था कि रोहित उसे नहीं मारेगा, लेकिन वो बस बहुत ज्यादा डरता था। रघुवंशी फैमिली मेंबर्स को टेम्परेरीली सुनैना के साइड हॉल के पास अरेंज किया गया। आरव ने कहा कि अगले कुछ दिनों में वह उन्हें दूसरी जगह सेटल कर देगा, लेकिन लोकेश तुरंत बोला, आरव जल्दी करना। पहले उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन अब रोहित के साथ एक ही रूफ के नीचे रहना उसके लिए टॉर्चर जैसा था। उसे लग रहा था कि रोहित कभी भी अचानक सामने आ जाएगा, हालांकि यह सिर्फ उसका ओन फीलिंग था। असल में हेवनली गॉड पैलेस में रोहित जहां चाहे जा सकता था। धीरे धीरे रात हो गई। बैंक्वेट शुरू होने का समय आ गया। आरव और सुनैना वहां पहुंचे, साथ में लोकेश को भी ले गए। लेकिन जाते समय लोकेश ने अचानक रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क का हाथ पकड़ लिया। वो ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, फादर मेरे साथ चलिए, आप दोनों इन लॉज हैं, मिलना तो बनता है। लेकिन जुनैड ने तुरंत मना कर दिया, सोन तुम खुद चले जाओ, उन्होंने तुम्हारे फादर को इनवाइट नहीं किया, मेरा जाना उचित नहीं होगा। लोकेश ऑलमोस्ट टूट गया, फादर आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं। जुनैद बोला, जाओ, चिंता मत करो, आरव और सुनैना दोनों वहां हैं, सब ठीक रहेगा। लेकिन लोकेश फिर भी प्लीडिंग टोन में बोला, फादर प्लीज मेरे साथ चलिए। जुनैद स्टबनली बोला, मैं नहीं जा रहा। लोकेश कावर्ड था, लेकिन फिर भी वह रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क को साथ घसीटना चाहता था। आखिर रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क एल्डर था। उसे लगा शायद रोहित उसकी वजह से थोड़ी मर्सी दिखाएगा। असल में जुनैद खुद भी कावर्ड था। वह भी रोहित के सामने नील डाउन करना चाहता था। रोहित की ऑर्डर इतनी टेरिफाइंग थी कि वे उसका सामना करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर जुनैद नहीं गया। जहां तक वीणा, नैना और काव्य की बात थी, वे सब वहीं रुक गईं। वे एंग्री नहीं थीं। आखिर यह सुनैना के मैटरनल ग्रैंडफादर का टेरिटरी था। वहां बैंक्वेट में जाना ऑकवर्ड होता। यहाँ तक कि काव्य भी इस बार ओबीडिएंट बनी रही। मुख्य कारण ये था कि रोहित बहुत फियर्स लगता था। टेम्पल ऑफ द गॉड्स के मेन हॉल में रोहित ने अपने ग्रैंड्स ऑन इन लॉ के स्वागत के लिए लैविश डिनर तैयार करवाया था। आरव, सुनैना, लोकेश तीनों वहां पहुंचे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, ग्रैंपा। रोहित ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र लोकेश पर गई। धड़ाम, लोकेश फिर घुटनों पर गिर गया। वह कांपते हुए बोला, फादर इन लॉ आपका सोन इन लॉ आपको प्रणाम करता है। आरव स्पीचलेस रह गया। सुनैना भी स्पीचलेस थी। यहाँ तक कि रोहित भी कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह गया। फिर वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम सच में ट्रैश हो। उसे सच में मन कर रहा था कि इस गुड फॉर नथिंग को एक स्लैप में मार डाले, लेकिन लोकेश डांट खाने के बाद भी सिर झुकाए खड़ा रहा। वह एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आरव हेल्पलेस होकर सिर हिलाने लगा। यह मैटर उसके इंटरफेयर करने लायक नहीं था।
सुनैना आखिर सहन नहीं कर पाई। उसने कहा, फादर जल्दी उठिए। आखिर वह उसका फादर था। उसका अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के सामने इस तरह नील डाउन करना बहुत ऑकवर्ड था। लोकेश जल्दी से उठ गया, लेकिन उसने सिर उठाने या रोहित की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। रोहित ने लंबी सांस ली, फिर उसने आरव की तरफ देखा। बैठ जाओ। ये फैमिली डिनर था, इसलिए वहां सिर्फ वे कुछ लोग ही मौजूद थे। विशाल डाइनिंग टेबल पर काउंटलेस रेयर स्पिरिचुअल मीट्स और फ्रूट्स रखे हुए थे। इन फूड से रिच स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार निकल रही थी। सिर्फ उनकी स्मेल लेना ही बेहद बेनिफिशियल था। उन्हें खाना तो और भी ज़्यादा फायदेमंद था। लोकेश की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने अपनी जिंदगी में इतने रेयर स्पिरिचुअल फूड्स कभी नहीं देखे थे। रोहित ने ये सब क्लियरली नोटिस किया। इससे वह और ज़्यादा एंग्री हो गया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती थी। सबके बैठने के बाद टेबल पर साइलेंस छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये पहली बार नहीं था जब आरव रोहित के साथ खाना खा रहा था। पहले भी रोहित अक्सर उसे और सुनैना को साथ डिनर के लिए बुलाता था। रोहित के लिए अपनी ग्रैंडडॉटर को खुश देखना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन आज एक एक्स्ट्रा पर्सन की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो गया था। कुछ देर बाद रोहित ने कहा, आरव खाओ। आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने बिना हेजिटेशन के खाना शुरू कर दिया। उसने कैजुअली सुनैना के लिए स्पिरिट बीस्ट मीट का एक पीस भी उठाकर रख दिया। सुनैना मुस्कुराकर धीरे धीरे खाने लगी। लेकिन दूसरी तरफ बैठा लोकेश चॉपस्टिक्स छूने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि सामने रखा खाना उसके लिए अनइमेजिनेबल टेम्पटेशन था, फिर भी उसने खुद को रोके रखा। ये देखकर रोहित और ज़्यादा फ्यूरियस हो गया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती थी। सुनैना आखिर सहन नहीं कर पाई। उसने अपने फादर की प्लेट में स्पिरिट बीस्ट मीट का एक पीस रखा। डैड, इसे ट्राई कीजिए। लोकेश ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, वेल। फिर उसने सीक्रेटली रोहित की तरफ देखा। उसने देखा कि रोहित कोल्ड एक्सप्रेशन से उसे घूर रहा है। लोकेश घबरा गया। उसने चॉपस्टिक्स उठाई, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर गईं। रोहित आखिर एक्सप्लोड हो गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। यूजलेस, यूजलेस, खाओ इसे। लोकेश इतना डर गया कि वह कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया, फिर इंस्टिंक्टिवली दोबारा घुटनों पर बैठ गया। सुनैना भी एंग्री हो गई। ग्रैंपा, आप इतने फियर्स क्यों हैं? दिन में मिलकर उन्होंने ऑलरेडी अपना एंगर वेंट कर लिया था, लेकिन रात में वे और फियर्स हो गए थे। आरव आसपास का सीन देखकर अंदर ही अंदर काफी एंटरटेन महसूस कर रहा था। सुनैना ने फाइनली कहा, वह चाहे जैसे हो, फिर भी मेरे फादर हैं। मुझे पता है कि आपको उनसे ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन मेरी मदर गुजर चुकी हैं। यह मैटर उनकी फॉल्ट नहीं थी। रोहित हेल्पलेस होकर सिर हिलाने लगा, लेकिन लोकेश अब भी घुटनों पर बैठा हुआ था। आखिर आरव ऑकवर्डली हंसते हुए बोला, हम पहले खाना खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सुनैना और रोहित के बीच बहस शुरू हो गई। आरव को लगा कि उसे बीच में आकर समझाना चाहिए। रोहित ने गहरी सांस ली और फिर दोबारा बैठ गया। असल में वह अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ अपने रिश्ते को बहुत महत्व देता था। जब से उसने आरव और सुनैना के रिश्ते को स्वीकार किया था, तब से दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। अब वह लोकेश की वजह से इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। रोहित ने लंबी सांस लेकर लोकेश की तरफ देखा, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह बोला, तुम उठ भी जाओ। जी जी। लोकेश ने जल्दी से हामी भरी और जमीन से उठ खड़ा हुआ। बैठो। जी। लोकेश तुरंत ओबीडियंटली बैठ गया। रोहित ने थके हुए स्वर में कहा, खाओ। अब रोहित का अपने इस सोनिनलॉ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचा था। वह बस यही सोच रहा था कि आंखों से दूर रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। इसके बाद डिनर टेबल का एटमॉस्फेयर और ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया। रोहित कुछ नहीं बोल रहा था। लोकेश भी चुप था। आरव भी साइलेंट रहा, यहाँ तक कि सुनैना भी ज़्यादा कुछ नहीं बोली। आधा घंटा बीत गया। लगभग सब लोग खाना खत्म कर चुके थे। तब रोहित ने कुछ सोचकर आरव से पूछा, आरव, तुम इन लोगों को कहाँ बसाने वाले हो? पूरी रघुवंशी फैमिली अब हेवनली गॉड टेम्पल आ चुकी थी। असल में वह इनडायरेक्टली पूछना चाहता था कि क्या आरव को किसी मदद की ज़रूरत है। आरव मुस्कुराया, यही जगह है ग्रैंडपा, चिंता मत कीजिए। रोहित ने भौहें चढ़ाईं। ओह, कहाँ? आरव ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, ग्रैंडपा, अभी आपके लिए न जानना ही बेहतर है। रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। डिनर खत्म हो गया। लोकेश का नाइटमेयर आखिरकार समाप्त हुआ।
उस रात वापस जाते समय वह लगातार आरव को जल्दी करने के लिए कहता रहा। उसके मुताबिक हेवनली गॉड पैलेस बहुत डेंजरस जगह थी, वो वहां एक पल भी ज्यादा नहीं रुकना चाहता था। आरव हेल्पलेस होकर बोला, ठीक है, कल ही आपको वहां ले जाऊंगा। अगले दिन आरव सुनैना, नैना, वीना, काव्य और पूरी रघुवंशी फैमिली को लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद घनी थी। ये जगह सिंह फैमिली का टेरिटरी था। सुनैना ने आरव की तरफ देखा, उसे कुछ अंदाजा हो गया था कि आरव क्या करने वाला है। ही तुम्हें नहीं लगता कि सिंह फैमिली की टेरिटरी काफी अच्छी है? आरव ने मुस्कुराकर कहा। सुनैना ने धीरे से कहा, लेकिन ऐसा करना ठीक होगा, ये बात बाहर जरूर फैलेगी, लोग कहेंगे कि तुम टायरानिकल और रूथलेस हो। आरव हल्का मुस्कुराया, फैलने दो, जो चाहे फैलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी दिन गुस्सा आ गया तो जो फैलाएगा उसे मार दूंगा, इतनी छोटी बातों की परवाह क्यों करूं? सुनैना चुप हो गई। रघुवंशी फैमिली के लोग कंफ्यूज्ड थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरव क्या करने वाला है। अचानक अगले ही पल आरव हवा में उड़ गया। उसने कैजुअली एक पाम स्ट्राइक नीचे गिराए। धड़ाम! सिंह फैमिली की डिफेंसिव बैरियर तुरंत टूटकर बिखर गई। फिर आरव की गूंजती हुई आवाज पूरे टेरिटरी में फैल गई, सिंह फैमिली के सभी लोग बाहर निकलो। पूरा सिंह फैमिली तुरंत अप्रौ में डूब गया। क्या हुआ? एनिमी अटैक? नहीं, वह आवाज आरव की है। खत्म हो गए। सिंह फैमिली के लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे। उनके लिए सबसे टेरिफाइंग नाम अगर कोई था तो वह आरव था। अब वही ईवल स्टार फिर उनके दरवाजे पर आ गया था। सिंह फैमिली के एल्डर्स तुरंत उड़कर बाहर आए और वॉइड में आरव का सामना करने लगे। सिंह फैमिली के ग्रैंड एल्डर का चेहरा बेहद अगली था। उसने कांपती आवाज में पूछा, लॉर्ड कृपया बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? कोई भी आरव को अफेंड करने की हिम्मत नहीं करता था। आरव हल्का मुस्कुराया, कुछ खास नहीं, हाल ही में मुझे थोड़ी टेरिटरी चाहिए थी और मुझे तुम्हारी सिंह फैमिली की टेरिटरी पसंद आ गई। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, अब ये जगह मेरी है। वॉट? सिंह फैमिली के एल्डर्स बुरी तरह शॉक रह गए। क्या ये पूरी तरह अनाइलेशन नहीं था? उन्हें उनके एंसेस्ट्रल लैंड से निकाल दिया जा रहा था। अगर वे ये टेरिटरी खो देते तो पूरी सिंह फैमिली कहाँ जाती? अब तो ह्यूमन रेस के अंदर भी सिंह फैमिली की रेप्यूटेशन खराब हो चुकी थी। अगर टेम्पल ऑफ गॉड्स के बाहर कहीं जगह नहीं मिली तो वे कभी भी खतरे में पड़ सकते थे। सिंह फैमिली के ग्रैंड एल्डर ने कठिन एक्सप्रेशन के साथ कहा, लॉर्ड कृपया इस मैटर पर रिकंसिडर कीजिए। हम लेकिन आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज बेहद कोल्ड थी। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं, उसके बाद अगर मेरी टेरिटरी में सिंह फैमिली का एक भी आदमी दिखा तो मैं सबको मार दूंगा। उसकी टोन बिल्कुल रेजोल्यूट थी, उसमें नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिंह फैमिली के एल्डर्स के चेहरे राख जैसे हो गए। बाकी एल्डर्स गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन कोई हार्श वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर सिंह फैमिली के ग्रैंड एल्डर ने पूरे क्लैन को तुरंत एवैक्यूएट करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में सिंह फैमिली की विशाल टेरिटरी खाली हो गई। तब आरव वापस सुनैना और बाकी लोगों के पास आया। फिर उसने एक स्टोरेज बैग निकाला और उसमें से डेनिश और बाकी एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोगों को बाहर निकाला। ये हम कहाँ हैं? हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट? यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी मार्शल एम्परर प्रीफेक्चर से 100 गुना ज्यादा है। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोग एक्साइटमेंट से भर उठे। डेनिश ने एक्साइटेड होकर पूछा, आरव क्या ये हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट है? आरव ने सिर हिलाया, हाँ। डेनिश ने गहरी सांस ली, वाकई क्या अद्भुत जगह है। हर सांस के साथ इमेंस स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का हर पौ खुल गया हो। कुछ देर बाद उसने क्यूरियस होकर पूछा, लेकिन स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में ये कौन सी जगह है? क्योंकि उन्होंने देखा कि दूर कुछ टेरिफाइंग पावरफुल कल्टिवेटर्स ग्रुप्स में जा रहे थे। हर किसी से ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रही थी। आरव मुस्कुराया, टेम्पल ऑफ गॉड्स के ह्यूमन टेरिटरी में मैंने तुम्हारे लिए रहने की जगह ढूंढ ली है। अब से तुम लोग यहीं रहोगे। असल में आरव का ओरिजिनल प्लान यही था कि रघुवंशी फैमिली और एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट दोनों को सिंह फैमिली की टेरिटरी में बसाया जाए। यहाँ पहले से काउंटलेस लग्जूरियस पैलेसेस, ब्रांच हॉल्स और कल्टिवेशन ग्राउंड्स बने हुए थे। जगह इतनी बड़ी थी कि ओरिजिनल एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट से भी कई गुना विशाल थी। डेनिश खुशी से चिल्ला उठा, अद्भुत, अद्भुत, ये जगह बहुत शानदार है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना स्मूथली होगा। स्टार्ट कॉन्टिनेंटल पहुंचते ही उन्हें अपना फुटहोल्ड मिल जाएगा।
वसंत, यशवंत और बाकी लोग भी इक्वली एक्साइटेड थे। यहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ कल्टिवेशन स्पीड ही मार्शल एम्परर स्टेट से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स तेज थी। रघुवंशी फैमिली की तरफ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लोकेश था। कल रात रोहित को देखने के बाद वह पछता रहा था कि आखिर वह स्टार्ट कॉन्टिनेंटल क्यों आया, लेकिन अब आरव ने सच में अपना वादा पूरा कर दिया था। अगले ही दिन वह उन्हें हेवनली गॉड पैलेस से बाहर ले आया। लोकेश ने मन ही मन कसम खा ली कि वह अब कभी हेवनली गॉड टेम्पल जाकर रोहित से नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ सेटल होने के बाद सुनैना का मूड भी काफ़ी अच्छा हो गया। उसे जयपुर प्रीफेक्चर की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ रघुवंशी फैमिली की चिंता करती थी। अब जब पूरा रघुवंशी फैमिली यहाँ आ गया था तो नेचुरली उसका मूड बेहतर हो गया। वो सॉफ्टली बोली, थैंक यू आरव। वीना, नैना और काव्य पास ही खड़ी थीं। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं। लेकिन सुनैना को अब भी यह नहीं पता था कि आरव उसकी यंगर सिस्टर को भी अपने साथ ले चुका है। आरव और काव्य दोनों ने ये सीक्रेट छिपा रखा था। फिर अचानक सुनैना को कुछ सस्पिशियस महसूस हुआ। उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वह बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने तुरंत कई चीजें नोटिस कर ली थीं। पहली बात, जब आरव वापस आया तो बाकी रघुवंशी फैमिली स्पिरिट बीस्ट पाउच में थी, लेकिन काव्य नैना और वीना के साथ थी। दूसरी बात, काव्य नॉर्मली बहुत लाइवली थी, लेकिन वह रघुवंशी फैमिली के साथ मैंशन देखने भी नहीं गई। सबसे सस्पिशियस बात यह थी कि वह नैना और वीना के बहुत क्लोज दिख रही थी, जबकि लॉजिकली उसे अपनी सिस्टर की तरफ होना चाहिए था। ये सब देखकर सुनैना को डाउट हो गया, यहाँ तक कि आरव भी स्पीचलेस हो गया। क्या सीक्रेट इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा? तभी अचानक काव्य ने पैनिक में आरव की तरफ उंगली कर दी। सिस्टर, यह मेरी फॉल्ट नहीं है, ब्रदर इन लॉ ने फोर्स किया था। आरव पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वीना और नैना ने तुरंत अपने माथे पकड़ लिए। सुनैना की आंखें इंस्टेंटली बदल गईं। उसने कोल्ड वॉइस में पूछा, उसने तुम्हें क्या करने के लिए फोर्स किया? शुरू से सब बताओ। आरव तुरंत पैनिक हो गया। उसे लगा काव्य की नॉनसेंस बातें सच में उसे बर्बाद कर देंगी। काव्य ऑलमोस्ट रोते हुए बोली, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ ने कहा था कि मुझे देखकर उन्हें तुम्हारी याद आती है, फिर वह। ये पूरी कहानी उसने हाल ही में खुद बनाई थी। आरव का दिमाग फटने वाला था, इसका उस बात से क्या संबंध था? हालांकि काव्य और सुनैना सिस्टर्स थीं, लेकिन दोनों बिल्कुल भी एक जैसी नहीं दिखती थीं। काव्य ने जोर से कहा, सिस्टर, सच में तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। चुप रहो। आरव आखिर बुरी तरह फट पड़ा। आरव को गुस्से में देखकर काव्य तुरंत ओबीडियंटली चुप हो गई। फिर आरव जल्दी से सुनैना की तरफ मुड़ा और हेल्पलेस होकर बोला, सुनैना मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर सुनैना का चेहरा तुरंत बदल गया। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि किसकी बात पर भरोसा करे। एक तरफ आरव था, दूसरी तरफ उसकी अपनी छोटी बहन काव्य। वह अपनी छोटी बहन के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन ये तो हद से ज़्यादा आउटरेजस था। उसकी अपनी छोटी बहन का उसके पति के साथ ऐसा संबंध, कुछ पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया। आरव हेल्पलेस होकर बोला, सुनैना तुम मेरी बात सुनो, सच में ऐसा नहीं है। वह पूरी तरह स्पीचलेस था। उसकी सिस्टर इन लॉ सच में बहुत डेंजरस थी। अब तो चाहे जितना भी समझाओ, उसके ऊपर लगा कीचड़ साफ नहीं होने वाला था। सुनैना ने आरव की तरफ गहरी नज़रों से देखा, फिर अपनी छोटी बहन की तरफ देखा। काव्य शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बड़ी बहन का सामना कैसे करे। सुनैना आरव कुछ समझा ही नहीं पा रहा था। लेकिन सुनैना ने उसकी बात सुनने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह मुड़ी और सीधे वहां से चली गई। आरव पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। उसने गुस्से से काव्य को घूरा और तुरंत सुनैना के पीछे भागा। अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना तय था। अगर वह मिल्की वे में कूद भी जाए तब भी अपना नाम साफ नहीं कर सकता था। पीछे खड़ी काव्य ने आरव और अपनी बहन को जाते हुए देखा, फिर जीभ बाहर निकालकर राहत की सांस ली। वीना हंसते हुए बोली, काव्य तुमने सच में उसे बुरी तरह फंसा दिया। नैना भी ये देखकर अम्यूज्ड हो गई। सबको ये सीन बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा था। अपनी ही छोटी बहन का अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर। सुनैना शायद कुछ समय तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सिंह फैमिली की टेरिटरी बहुत विशाल थी। यहाँ बची हुई काउंटलेस बिल्डिंग्स आसानी से एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट और रघुवंशी फैमिली दोनों के रहने के लिए काफ़ी थीं।
एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट से ज़्यादा लोग नहीं आए थे। इस ग्रुप का लीडर डेनिश था। यह फैसला स्काई सेक्ट के लोगों ने पहले ही कर लिया था। जहाँ तक रघुवंशी फैमिली की बात थी, वह हमेशा की तरह रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क ज़ुनाट के फैसलों पर निर्भर थी। वीनर और नैना स्काई सेक्ट के लोगों वाले क्षेत्र में रहने लगी। काव्य नेचुरली रघुवंशी फैमिली के साथ रहने लगी। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। इन कुछ दिनों में आरव वापस नहीं आया। वह हेवनली गॉड पैलेस में सुनैना के साथ ही रहा। आखिर पत्नी को मनाना आसान थोड़ी था। फॉर्चुनेटली सुनैना गुस्से में जरूर थी, लेकिन अनरीजनेबल नहीं थी। उसे बस कुछ समय चाहिए था इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। आखिरकार उसने यह बात स्वीकार कर ली। आरव बहुत सीरियसली बोला, सुनैना, अगर तुम अनहैप्पी हो तो मैं काव्य को वापस जयपुर प्रीफेक्चर भेज दूंगा। उसके दिल में महिलाओं की अपनी जगह थी, लेकिन पहला स्थान हमेशा सुनैना का ही रहेगा। सुनैना ने हल्की सांस ली। सांस रहने दो। मुझे पहले से पता था कि काव्य तुम्हें पसंद करती थी। वह बेवकूफ़ नहीं थी। बड़ी बहन होने के नाते वह अपनी छोटी बहन के विचारों को अच्छी तरह समझती थी। पहले भी कई बार काव्य उससे आरव के बारे में पूछती रहती थी। बाद में जब आरव एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट गया, तब काव्य जिद करके उसके साथ गई थी। असल में उसी समय सुनैना को कुछ अंदाजा हो गया था। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि बात सच में यहाँ तक पहुँच जाएगी। सुनैना, तुम। आरव कुछ पल के लिए स्टन रह गया। सुनैना धीरे से बोली, वह मेरी अपनी बहन है। आगे से तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। आरव के चेहरे पर खुशी आ गई। अच्छा था, आखिरकार यह मैटर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में सब कुछ शांत रहा। सुनैना भी आरव के साथ नई रघुवंशी फैमिली टेरिटरी में गई। गुस्सा होने के बाद यह उसका पहली बार वहां आना था। असल में इस मैटर को लेकर पूरी रघुवंशी फैमिली ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, क्योंकि अब काव्य और आरव का रिश्ता बन चुका था। इसका मतलब था कि आरव और रघुवंशी फैमिली हमेशा के लिए बंध चुके थे। रघुवंशी फैमिली के कोर मेंबर्स इस बात को जानते थे, बल्कि उन्होंने सीक्रेटली इसकी प्लानिंग भी की थी। अब जब उन्होंने सुनैना को वापस आते देखा, तो सबने राहत की सांस ली। लोकेश मुस्कुराकर बोला, सुनैना, असल में यह इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम अब तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रह सकोगी। वो सच में अपनी बड़ी बेटी को मनाना चाहता था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। सुनैना हल्का मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरफ देखा। काव्य शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा गलती करते हुए पकड़ा गया हो। आखिरकार सुनैना ने धीरे से कहा, छोड़ो, अब जब तुम आरव के साथ जा ही चुकी हो, तो कम से कम मुझे तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही काव्य का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वह खुशी से सुनैना की बाहों में कूद गई और कॉकेटशली बोली, मुझे पता था सिस्टर मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। आरव बगल में खड़ा सब देखता रहा, पूरी तरह स्पीचलेस। लेकिन आखिरकार यह मैटर खत्म हो चुका था। अब कम से कम उसे इस हेडेक की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी अचानक धड़ाम धड़ाम, ऊपर मौजूद डिफेंसिव अरे अचानक जोर जोर से कांपने लगी। एक टेरिफाइंग और पूरी रघुवंशी फैमिली टेरिटरी के ऊपर प्रकट हुई। लोकेश का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। वह शौक में चिल्लाया, क्या हुआ? उसे बाहर से एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट महसूस हो रही थी। आरव भी थोड़ा स्टन रह गया। यह ऑर्डर किसकी थी? तभी बाहर से एक डेफनिंग रॉर गूंजा, लोकेश, बाहर निकलो और मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करो। और इस आवाज़ का मालिक था जय कैंट। कौन कौन है ये? लोकेश तुरंत घबरा गया। आखिर अचानक कोई उसे लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए क्यों ललकार रहा था? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि कोई सीधे उसकी जान लेने पर उतर आया? सुनैना भी स्टन रह गई। अंकल। फिर अगले ही पल उसे वजह समझ में आ गई। जयकांत पहले सरस्वती से प्रेम करता था, यहाँ तक कि रोहित ने दोनों की शादी तक तय कर दी थी। लेकिन आखिर में सरस्वती भागकर जयपुर प्रीफेक्चर चली गई और फिर लोकेश के साथ रहने लगी। अब सब साफ था। जयकांत को ये बात पता चल चुकी थी और वह सीधे दरवाजे तक आ पहुंचा था। आरव हेल्पलेस होकर आह भरने लगा। ओल्ड जेंग आखिर करना क्या चाहता था? बाहर जयकांत की फ्यूरियस रोर लगातार गूंज रही थी। लोकेश, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूँ, बाहर निकलो, वरना आज मैं इस जगह को जमीन में मिला दूंगा। उसकी टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट चारों दिशाओं में फैल रही थी। सीओ आरव, ये लोकेश तुरंत पैनिक में आरव की तरफ देखने लगा।
अगर उसे लड़ने भेज दिया गया तो उसकी ताकत शायद जयकांत के सामने डींग मारने लायक भी नहीं थी। आरव पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ये साफ तौर पर लोकेश और जयकांत का पर्सनल फ्यूड था, लेकिन आखिर में सब कुछ उसी पर क्यों आ जाता था। सुनैना भी धीरे से बोली, आरव क्यों ना आप अंकल को समझा दें। जयकांत हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता और जयकांत के बीच कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन बने। और उसके पिता की ताकत क्या थी? अगर जयकांत सच में टारगेट कर लेता तो शायद उसकी जान चली जाती। आरव ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया, ठीक है। नीचे मौजूद डैनिश और वसंत समेत बाकी लोग भी जयकांत की टेरिफाइंग ऑरा से कांप उठे। ये कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लोकेश ने आखिर ऐसे मॉन्स्टर को कैसे अफेंड कर दिया? जल्दी आरव को खबर करो। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के सभी लोग नर्वस हो गए। तभी नीचे से एक स्ट्रीक ऑफ लाइट लाइटनिंग स्पीड से ऊपर उठी और वॉइड में जयकांत के सामने जाकर रुक गई। वह आरव था। आरव, मुझे मत रोको। आज लोकेश और मेरे बीच का हिसाब खत्म होगा, जयकांत ने दांत पीसते हुए कहा। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह सरस्वती को भूल नहीं पाया था। अब फाइनली उसे अपने ओल्ड लव राइवल से मिलने का मौका मिला था। वह किसी भी कीमत पर लोकेश से डिसाइसिव बैटल करना चाहता था। आरव ने हेल्पलेस होकर कहा, इसकी क्या जरूरत है, छोड़ दो। लेकिन जयकांत ने गुस्से से कहा, आरव, लोकेश ने मेरी पत्नी छीन ली थी। ये ग्रीवेंस ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वह सच कह रहा था। उसके और लोकेश के बीच का हेट्रेड आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। अगर पॉसिबल होता तो आरव भी इस मैटर में इंटरफियर नहीं करना चाहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। आखिर लोकेश उसका फादर इन लॉ था। आरव ने हेल्पलेस होकर कहा, माफ करना जयकांत, अब मुझे तुम्हें टेम्परेरली सप्रेस करना ही पड़ेगा। तुम धम। जैसे ही जयकांत कुछ बोलने वाला था, आरव ने इंस्टेंट हमला कर दिया। अगर लोकेश और जयकांत सच में लड़ते तो वह सीधा सुसाइड होता, इसलिए ये ट्रबलसम टास्क आखिरकार आरव को ही संभालना पड़ा। उसका अटैक बेहद फियर्स था। उसने टेरिफाइंग थंडरस फिस्ट सीधे जयकांत की तरफ फेंकी। डैम इट! जयकांत फ्यूरियस हो गया और उसने तुरंत पाम स्ट्राइक से काउंटर किया। धड़ाम धम, दोनों अटैक्स वॉइड में टकराए और टेरिफाइंग शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हेवंस और अर्थ टूट जाएंगे। ये ट्रू पीक एक्सपर्ट्स की बैटल थी। रघुवंशी फैमिली और एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोग ऐसी बैटल पहले कभी नहीं देख पाए थे। असल में जयकांत आरव का ओपोनेंट नहीं था, लेकिन आरव ने फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि यह मामला टेक्निकली लोकेश का था। उसे इंटरफियर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका यूजलेस फादर इन लॉ कुछ कर ही नहीं सकता था। नीचे मौजूद एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोग शॉक्ड होकर चिल्ला उठे, बहुत स्ट्रांग! क्या यह आरव की रियल स्ट्रेंथ है? सामने वाला आखिर कौन है? बैटल की आफ्टरशॉक इतनी टेरिफाइंग थी कि अगर सिंह फैमिली की डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट न होती तो नीचे मौजूद लोग शायद सीरियसली इंजर्ड हो जाते, कुछ तो ब्लड मिस्ट बनकर फट जाते। आखिरकार जयकांत घायल हो गया और उसने ब्लड कॉफ किया। आरव हेल्पलेस होकर बोला, तुम चले जाओ। लेकिन ब्लड कॉफ करने के बाद भी जयकांत गिव अप करने को तैयार नहीं था। उसने नीचे की तरफ देखकर फ्यूरियस रॉ की, लोकेश, अगर तुम आदमी हो तो बाहर निकलकर मेरे साथ 1-on-1 फाइट करो। लेकिन नीचे पूरी तरह साइलेंस था। लोकेश आखिर क्यों लड़ता? ये तो जोक था। लोकेश, तुम कावर्ड हो! जयकांत फ्यूरियस होकर चिल्लाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसमें आखिर कमी क्या थी। सरस्वती ने आखिर उस कावर्ड को ही क्यों चुना? उसके बाल बिखरे हुए थे और वह ऑलमोस्ट इनसेन लग रहा था, लेकिन आखिर में उसे जाना पड़ा। उसे आरव ने फोर्सफुली भगा दिया। जाने से पहले भी जयकांत ने हार्श वर्ड्स छोड़ दिए कि वह दोबारा वापस आएगा। ये सुनकर लोकेश पूरी तरह डर गया। आरव वॉइड से नीचे उतरा और वापस रघुवंशी फैमिली के पास पहुंचा। आरव, तुम मुझे वापस जयपुर प्रीफेक्चर भेज दो, यहाँ बहुत डेंजरस है। लोकेश सच में डर गया था। उसे लग रहा था कि वह स्टार्ट कॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि ड्रैगन्स डेन और टाइगर्स ले में आ गया है। लोकेश की बात सुनकर आरव पूरी तरह बविल्डर्ड रह गया। सुनैना भी हेल्पलेस होकर बोली, डैड सब ठीक है, अंकल जेंग एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन वो खुद भी परेशान थी। किसने सोचा था कि जयकांत अचानक हमला कर देगा? पहले सिर्फ रोहित की नज़रें ही लोकेश को अनकंफर्टेबल कर रही थीं,
अब ऊपर से जयकांत भी आ गया। ये कहा जा सकता था कि लोकेश शायद पहला ऐसा इंसान था जिसकी कल्टिवेशन अभी 2 रेल्म में थी, लेकिन उसे शी रेल्म के 2 टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स टारगेट कर रहे थे। अगर लोकेश की कहानी बाहर फैल गई तो शायद उसका अप्रो आरव से कम नहीं होता। देखो तो सही, ये सच में पुरुषों के लिए रोल मॉडल था। उसने टेम्पल मास्टर की बेटी को भगाकर अपनी पत्नी बना लिया था। आरव आखिरकार वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने लोकेश को अपने कई कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स दिए। उसके बाद लोकेश ने आरव से मैंशन के अंदर और बाहर की डिफेंसिव फॉर्मेशंस को रिएनफोर्स करने की रिक्वेस्ट की, नहीं तो उसे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। आरव केवल साइलेंटली अग्री ही कर सका, वह और कर भी क्या सकता था, वह खुद भी हेल्पलेस था। अगले कुछ दिनों तक जयकांत सरप्राइजिंगली शांत रहा और उसने दोबारा ट्रबल क्रिएट नहीं किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जब तक आरव मौजूद है तब तक वह लोकेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में सभी आंसर जानते थे, भले ही जयकांत सच में लोकेश से मिल जाए, वह उसे कभी नहीं मारेगा। आखिर वह सुनैना का पिता था। जयकांत सिर्फ अंदर से एंग्री था। समय तेजी से बीत गया। 7 और दिन गुजर गए। एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट और रघुवंशी फैमिली के लोग फाइनली पूरी तरह सेटल हो गए। इन सब की जिम्मेदारी सुनैना संभाल रही थी। हेवनली टेम्पल की गॉडेस होने का टाइटल बेहद इफेक्टिव था। अगर उससे काम नहीं चलता तो बस आरव का नाम लेना काफी था। अब शायद उसकी प्रतिष्ठा रोहित से कम नहीं थी। साथ ही यह खबर भी फैल चुकी थी कि आरव ने पर्सनली सिंह फैमिली के बचे हुए लोगों को भगा दिया था, इसलिए हर कोई जानता था कि सिंह फैमिली की टेरिटरी में रहने वाले लोगों का आरव से डीप रिलेशनशिप है। जो भी बेवकूफ़ नहीं था, वह कभी उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता। सुनैना के साइड हॉल में आरव उससे फेयरवेल कह रहा था। मेरे जाने के बाद इन सबका ध्यान तुम्हें रखना होगा, आरव ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा। सुनैना ने हल्की आह भरी। चिंता मत करो, वो अच्छी तरह जानती थी कि आरव किन महिलाओं की बात कर रहा था। नेचुरली वह वीना और नैना थीं। जहां तक काव्य की बात थी, वह उसकी अपनी छोटी बहन थी, इसलिए सुनैना निश्चित रूप से उसका ख्याल रखती। सुनैना बेहद मैग्नानिमस थी और उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया था। असल में वह आरव के दिल में अपनी जगह बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसके लिए आरव फ्यूरियस होकर फतेहपुर सिटी वापस गया था। वह उसका पीछा करते हुए स्टार्ट कॉन्टिनेंटल तक पहुंचा था। बाद में उसके लिए उसने बैरियर के अंदर जाकर 10 पीयरलेस एक्सपर्ट से बैटल की थी। सुनैना ने यह सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि आरव की फीलिंग्स उसके लिए जेन्युइन थीं। इसलिए उसे इन चीज़ों पर जेलस होने की ज़रूरत नहीं थी। इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग रूल करते हैं। एक पावरफुल आदमी के आसपास कभी महिलाओं की कमी नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे सिंसियरली प्यार करे, वही सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद आरव हेवनली गॉड पैलेस और ह्यूमन टेरिटरी से निकल गया। इस बार उसने रोहित से टोकन भी ले लिया था। आगे से वह हेवनली टेम्पल के एल्डर्स की तरह बिना 4 हेवनली गेट से गुजरे सीधे अंदर आ सकेगा। आउटसाइड वर्ल्ड में पहुंचते ही आरव सीधे डेमन रेस की तरफ निकल पड़ा। मुझे अपने बेटे के लिए स्पिरिट स्टोन्स कमाने हैं। वो हेल्पलेस होकर आह भरने लगा। लव को जिस मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स चाहिए थे, वो बहुत ज़्यादा थे। असल में आरव के पास एक आसान तरीका भी था, बस उसे लिबरेशन रेल्म तक पहुंचना था, फिर हेवनली डाउ को खत्म करके पूरी दुनिया के सामने खुद को ह्यूमन एम्परर घोषित कर देना था। उस समय पूरे कोशर के रिसोर्सेज उसके हो जाते, लेकिन अफसोस, उसमें बहुत समय लगता। आरव इंतजार कर सकता था, लेकिन लव का क्या? अगर उसका बेटा मार्शल आर्ट्स का दीवाना बनकर बड़ा हो और बाद में पता चले कि वह कल्टिवेशन नहीं कर सकता, तो क्या वह दुखी नहीं होगा? शायद इसी को फादरहुड कहते हैं। आसान रास्ता सामने होने के बावजूद भी इंसान कठिन रास्ता चुनता है। इसके बाद आरव ने डेमन रेस की मेजर रेसेस पर प्लान्ड अटैक्स शुरू कर दिए। उसकी स्ट्रैटेजी बेहद सिंपल थी, सीधे सामने से हमला करना। सबसे पहले अनलकी बना टेंगू क्लैन। आरव, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? ओल्ड एंसेस्टर डी के शौक में चिल्ला उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जिंक्स दोबारा क्यों लौट आया। आरव हंस पड़ा। ही, आजकल मैं थोड़ा शॉर्ट ऑन कैश हूँ। अपने क्लैन ट्रेजरी के सारे रिसोर्सेज मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा, नहीं तो आज मैं मैसेकर शुरू कर दूंगा। धम, उसने अपनी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर दी। अब उसकी कल्टिवेशन ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 3rd लेवल पीक तक पहुंच चुकी थी।
ओल्ड एंसेस्टर डीके के लिए तो जीतना दूर की बात थी, उसके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल था। देता हूँ, मैं देता हूँ। स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर तुरंत नर्म पड़ गया और क्लैन ट्रेजरी के सारे रिसोर्सेज सौंप दिए। अगले 2 हफ्तों तक पूरी डेमन रेस में यही सीन चलता रहा। यहाँ तक कि ग्रे क्रोकोडाइल क्लैन जिन्हें पहले छोड़ा गया था, आरव ने उन्हें भी दोबारा विजिट किया। ये कहा जा सकता था कि इस बार आरव ने सच में हेवन और अर्थ दोनों का एंगर अपने ऊपर ले लिया था। अजीब बात यह थी कि इस बार कोई भी इस जिंक्स को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि डेमन रेस के एंशिएंट बीइंग्स भी, जब उन्हें इस बारे में पता चला तो सभी ने लो प्रोफाइल रखना चुन लिया। सबने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया मानो उन्होंने कुछ देखा ही न हो। हर कोई मरा हुआ बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन अफसोस, उनका डेड एक्ट करना इस बात की गारंटी नहीं था कि आरव उन्हें छोड़ देगा। पीकॉक क्लैन और गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन को छोड़कर आरव बाकी सभी मेजर डेमन रेसेस के पास गया। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे उड़ते हुए हंस से भी पंख नोच लेना। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे पूरे डेमन रेस में फ्यूरियस कर्सेस की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। यह ईवल स्टार अब पूरी तरह मैच्योर हो चुका था। कम से कम 10,000 ईयर कैलेमिटी आने से पहले तक यह निश्चित था कि आरव पूरे 9 प्रोविंसेस पर डोमिनेट करेगा। आखिरकार आरव डेमन रेल्म की डीपेस्ट एरिया तक पहुंच गया। रास्ते में उसने डेमन रेल्म की डेप्थ का टॉपोग्राफिकल मैप भी हासिल कर लिया था। सबसे पहले वह ओल्ड वाइट एंसेस्टर के पास पहुंचा। दूसरी पार्टी अब भी उस पर स्पिरिट स्टोन्स उधार थी। गोल्डन स्केल, बाहर निकलो और स्पिरिट स्टोन्स वापस करो। आरव गोल्डन स्केल एंसेस्टर की टेरिटरी के बाहर खड़े होकर जोर से चिल्लाया। गोल्डन स्केल एंसेस्टर की जगह बेहद रिमोट थी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं। उसके पास सिर्फ कुछ डेमन सर्वेंट्स थे जो उसकी सेवा करते थे। ओल्ड वाइट एंसेस्टर फ्यूरियस होकर अपनी केव से बाहर निकला। क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा? उसे लगा आरव की शाउटिंग ने उसकी इंसल्ट की है। लेकिन अगले ही पल जब उसने आरव की कल्टिवेशन देखी तो वह तुरंत चुप हो गया। होली क्रैप, सिर्फ कुछ महीनों में वह ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 3rd लेवल पीक तक पहुंच गया था। क्या ये पागल हो गया है? जब आरव ट्रिब्यूलेशन रेल्म 1st लेवल में था तब भी वह उसका ओपोनेंट नहीं था। अब तो सामने 3rd लेवल पीक था। वह आखिर कैसे लड़ता? आरव कोल्ड स्माइल के साथ बोला, जसी, बेकार की बातें बंद करो और बाकी स्पिरिट स्टोन्स दे दो, नहीं तो मैं खुद ले लूंगा। ओल्ड वाइट एंसेस्टर ने हेल्पलेस होकर डजन्स ऑफ स्टोरेज बैग्स फेंके जिनमें बाकी स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज थे। असल में वापस आने के बाद से ही उसने तैयारी कर ली थी। कुछ रिसोर्सेज के लिए वो आरव जैसा मॉन्स्टर दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। इस जिंक्स की पोटेंशियल बहुत टेरिफाइंग थी। भले पूरी डेमन रेस के एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाएं, तब भी शायद वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब सब बराबर है, आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ओल्ड वाइट एंसेस्टर ने अगली एक्सप्रेशन के साथ कहा। वो जिंदगी में दोबारा आरव को देखना नहीं चाहता था। लेकिन आरव ने सिर हिलाया। स्पिरिट स्टोन्स तो पूरे हो गए, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? ओल्ड वाइट एंसेस्टर तुरंत अनईजी हो गया। आरव कैजुअली बोला, प्रिंसिपल तो मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट का क्या? ये बहुत कम है, और 3 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दो, तब हिसाब बराबर होगा। यू लिटिल बीस्ट, तुम मुझे लूट रहे हो। ओल्ड वाइट एंसेस्टर लगभग कोलैप्स कर गया। क्या ये लड़का इतना ग्रीडी हो सकता है? उसे इतने स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत आखिर किस लिए थी? क्या वो सब इस्तेमाल भी कर सकता था? आरव कोल्ड होकर बोला, नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा। आखिरकार लंबे स्टेलमेट के बाद ओल्ड वाइट एंसेस्टर को फिर भी देना पड़ा। आरव सैटिस्फाइड होकर वहां से चला गया। इसके बाद वह तन्मे की टेरिटरी में गया। वहां भी प्रोसेस लगभग वही रहा। आखिर में दूसरी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अब ये दोनों एंशिएंट डीमंस डेमन एम्परर को दिल से हेट करने लगे थे। अगर उसकी वजह से ये सब न होता तो वे आरव जैसे ईवल स्टार को अफेंड ही नहीं करते। इतने स्पिरिट स्टोन्स भी वेस्ट नहीं होते। 2 एंशिएंट डीमंस को लूटने के बाद आरव दूसरे एंशिएंट डेमन टेरिटरीज में गया। इसमें निक और निक भी शामिल थे। इस बार वो डेट कलेक्ट करने नहीं आया था, बल्कि स्पिरिट स्टोन्स बोरो करने आया था। एंसेस्टर जोंग, हाल में मैं थोड़ा शॉर्ट ऑन कैश हूँ। मुझे 10 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। आरव ने बिल्कुल फोर्सफुल तरीके से कहा। निक लगभग पागल हो गया।
किसने कभी ऐसा बोरोइंग देखा था? आरव कोल्ड होकर बोला, अगर उधार नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा, सोच लो। आखिर में निक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। असल में वो अपनी रेप्यूटेशन के बारे में सोच रहा था। अगर आरव ने उसके ओन टेरिटरी में उसे पीट दिया और यह खबर फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। थैंक्स, आरव ने फिस्ट सैल्यूट किया और फिर वहां से चला गया। इन एंशिएंट डीमंस में से कोई भी आरव की एक्सटॉर्शन से नहीं बच पाया। अब वे सभी क्यूरियस हो गए थे, आरव को आखिर इतने रिसोर्सेज और स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत क्यों थी। आखिर में आरव डेमन रेल्म की डीपेस्ट एरिया तक पहुंच गया। वहां किसी भी रेस के सर्वाइव करने की जगह नहीं थी। वाकई बहुत बैरन जगह है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी अनबिलीवेबली डेंस है। आरव ने आसपास सर्वे किया। उसे डेमन रेल्म की गहराई में एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस हुई। उस ऑरा का मालिक बाकी एंशिएंट डीमंस से कहीं ज्यादा पावरफुल था। यहां तक कि अभी के आरव के लिए भी शायद वो मैच नहीं था। रिलीज रेल्म पीक, नहीं, यह उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये लाइफ सेवरिंग रेल्म की ऑरा है? आरव बेहद शॉक्ड हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमन रेल्म की डीपेस्ट एरिया में ऐसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होगा। डीप डेमन रेल्म के बारे में कई रूमर्स थे, आरव ने भी उनमें से बहुत सुने थे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अंदर सच में ऐसा मॉन्स्टर होगा। क्या इसे सील किया गया है? आरव खुद से बुदबुदाया। डीप डेमन रेल्म में मौजूद टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस पहले ही उसकी प्रेजेंस नोटिस कर चुका था। उसकी ऑरा रेस्टलेस हो रही थी और सराउंडिंग फॉर्मेशन में रिपल्स उठ रहे थे। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया, छोड़ो, अगली बार आऊंगा। वो अभी अंदर के गाइस को प्रोवोक नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वे फ्रेंड हैं या फो। अगर वह रैशली अंदर चला गया और डेंजर में पड़ गया तो वह डिजास्टर होता। इस बार डेमन रेस को लूटने के बाद आरव ने अपने स्पॉइल्स और ओरिजिनल स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेस का हिसाब लगाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत मेलंकली हो गया। अब भी बहुत कम है साए। वो पूरी तरह स्पीचलेस था। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की शैकल्स तोड़ना बहुत डिफिकल्ट था। कोई रास्ता न देखकर आरव मॉन्स्टर रेल्म में चला गया। वो डेमन एम्परर, डेमन किंग और डेमन लॉर्ड से फेमिलियर था, इसलिए इन फेमिलियर रेसेस के सामने उसने बोरोइंग मेथड चुना। बाकी मॉन्स्टर रेसेस के लिए उसने बोरोइंग ही की, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा फोर्सफुल था। वाइट डेमन क्लैन मॉन्स्टर रेल्म की बड़ी फोर्सेस में से एक था। आरव, तुम हमारी क्वीमो क्लैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वाइट डेमन क्लैन का पेट्रियार्क टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ बोला। उसकी स्ट्रेंथ रिलीज रेल्म 5th लेवल की थी, लेकिन अफसोस आरव के सामने उसमें रेजिस्ट करने की हिम्मत भी नहीं थी। आरव कैजुअली बोला, हाल में मैं शॉर्ट ऑन कैश हूँ, इसलिए कुछ स्पिरिट स्टोन्स बोरो करने आया हूँ। अगर उधार नहीं दोगे तो इसका मतलब तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानते। वाइट डेमन पेट्रियार्क लगभग रोने लगा। उन्होंने कब उसे फ्रेंड माना था? लेकिन आखिर में क्लैन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उनकी ट्रेजरी के स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज सौंप दिए गए। कोई रास्ता नहीं था। ये स्काउंड्रल सच में ऐसा व्यक्ति था जिसे अफेंड नहीं किया जा सकता। थैंक्स, आरव ने कैजुअली थैंक किया और अगले स्थान की तरफ निकल गया। पूरे 1 महीने तक आरव मॉन्स्टर रेल्म में घूमता रहा। वो डेमन एम्परर, डेमन किंग और डेमन लॉर्ड की टेरिटरीज तक भी गया। इन ओल्ड अक्वेंटेंसेस ने उससे ये तक नहीं पूछा कि वह स्पिरिट स्टोन्स किस लिए चाहता है। उन्होंने सीधे उसे बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। लेकिन स्पिरिट स्टोन्स गिनने के बाद भी आरव हेल्पलेस होकर बोला, अब भी थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादा नहीं। डेमन और मॉन्स्टर रेसेस से अब और कुछ नहीं मिलेगा। अब हेवनली गैंग पवेलियन जाने का समय है। इसके बाद आरव ह्यूमन रेस टेरिटरी में वापस लौट गया। हेवनली गैंग पवेलियन के दर्जनों स्मॉलर शिप्स और एक मेन शिप लगातार ह्यूमन टेरिटरी में उड़ रहे थे। ये फोर्स ह्यूमंस के बीच बेहद पावरफुल थी। मेन शिप पर एक रिलीज रेल्म पीक एक्सपर्ट भी मौजूद था। उसके ह्यूमन रेस के कई पीयरलेस एक्सपर्ट से क्लोज रिलेशंस थे। ह्यूमन टेरिटरी में पहुंचने के बाद आरव के लिए हेवनली गैंग पवेलियन की मेन शिप लोकेट करना बेहद आसान था। वह ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ सीधा वहां पहुंच गया और उसने सीधे हेवनली गैंग पवेलियन की मेन शिप को ब्लॉक कर दिया। धम धम, आरव ने तुरंत अटैक किया और लगातार 2 पंचेस मारे। पूरी मेन शिप वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी। हेवनली गैंग पवेलियन की मेन शिप एक टॉप टियर मैजिकल आर्टिफैक्ट थी जिसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी बेहद टेरिफाइंग थी। लेकिन अफसोस, अब आरव बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था।
मेन शिप पूरी तरह उसकी ताकत रोकने में असमर्थ थी। कौन है? इतनी हिम्मत किसकी है? हेनरी मर्डरस ऑरा के साथ बाहर निकला। उसके पीछे हेवनली गैंग पवेलियन के कई पावरफुल एक्सपर्ट्स भी थे। अनगिनत वर्षों में हेवनली गैंग पवेलियन पर कभी अटैक नहीं हुआ था। बेशक पिछली बार आरव द्वारा बुल डेमन किंग राजेश और बाकी लोगों का किडनैपिंग अलग बात थी, लेकिन अगले ही पल ही हेनरी, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। आरव फेंट स्माइल के साथ सामने खड़ा था। हेनरी हेवनली गैंग पवेलियन का एल्डर था और जय कैंट का भाई भी। तुम आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इंस्टेंटली शॉक्ड हो गया। ये जिंक्स आखिर यहाँ क्यों आ गया? आरव कैजुअली बोला, हाल में मैं थोड़ा शॉर्ट ऑन कैश हूँ, इसलिए तुमसे कुछ स्पिरिट स्टोन्स बोरो करने आया हूँ। हाल के दिनों में आरव द्वारा डेमन और मॉन्स्टर रेसेस को लूटने की खबर अब सीक्रेट नहीं रही थी। हेनरी ने भी यह सब सुना था। वह पहले दूसरों की मिसफॉर्चून देखकर मजे ले रहा था। उसे लग रहा था आरव सिर्फ डेमन और मॉन्स्टर रेसेस को बुली कर रहा है। लेकिन किसने सोचा था आखिरकार यह डिजास्टर उसके दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा। आरव, हमारे हेवनली गैंग पवेलियन ने तुम्हारे खिलाफ पहले कुछ नहीं किया, हेनरी ने दांत पीसते हुए कहा। पिछली बार आरव ने हेवनली गैंग पवेलियन में बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया था। बाद में बबलू भी उनके पास आया था और चाहता था कि हेवनली गैंग पवेलियन आरव के खिलाफ हेल्प करे, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया था। आरव कामली बोला, मुझे पता है, अगर मुझे तुम्हारे हेवनली गैंग पवेलियन से सच में ग्रीवेंस होता तो आज मैं यहाँ बोरोइंग के लिए नहीं आता। मैं कह चुका हूँ, हाल में मैं शॉर्ट ऑन कैश हूँ। जल्दी स्पिरिट स्टोन्स निकालो, नहीं तो मैं खुद जाकर लूट लूंगा। तुम्हें कितने चाहिए? हेनरी ने दांत पीसते हुए पूछा। आरव ने कैजुअली जवाब दिया, तुम्हारा हेवनली गैंग पवेलियन वेल्थी है, पहले 30 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दो, बाद में जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। हेनरी पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। आओ, फाइट टू द डेथ करते हैं। वो सच में पागल होने वाला था। 30 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? भले हेवनली गैंग पवेलियन वेल्थी हो, फिर भी वो इतनी रकम नहीं निकाल सकता था। जब आरव ने हेनरी का फियरलेस एटीट्यूड देखा तो वह समझ गया कि उसे थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा कम दे देना। आरव यहाँ दौलत कमाने आया था, वो लड़ाई करने नहीं आया था। आखिरकार आरव ने हेनरी से 15 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ले लिए। हेनरी की हालत लगभग रोने जैसी हो गई थी। फ्लोटिंग पवेलियन की लगभग पूरी जमा पूंजी खाली हो चुकी थी। आरव मुस्कुराकर बोला, थैंक्स लाव जेंग, अब तुम्हारे फ्लोटिंग पवेलियन और मेरे बीच की दुश्मनी खत्म। इतना कहकर फीनिक्स डिवाइन फॉर्म प्रकट हुआ। आरव बादलों को चीरता हुआ गायब हो गया। हेनरी हेल्पलेस होकर बुदबुदाया, साई समझ नहीं आता यह ईवल स्टार इतने स्पिरिट स्टोन्स का क्या करेगा। अगर उन्हें पता चल जाता कि आरव अपने बेटे की फिजीक सील तोड़ने के लिए इतने स्पिरिट स्टोन्स चाहता है तो शायद वे सचमुच पागल हो जाते। इतनी एक्स्ट्रावेगेंट बात, उससे अच्छा तो एक और बच्चा पैदा कर लेते। आरव ने थोड़ी देर सोचा। ह्यूमन रेस में उसके पहले भी कई एनिमीज थे, नॉर्दर्न कोल्ड सेक्ट उनमें से एक था, और वे फोर्सेस भी जिन्होंने राजेश की मदद करके उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। उन्हें भी छोड़ना ठीक नहीं था, इस प्रिंसिपल पर कि फ्लाई मीट भी मीट होता है। आरव ने उन सबको भी लूट लिया। इन फोर्सेस ने जरा भी रेजिस्टेंस नहीं किया। आरव की डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने सेक्ट डिसाइपल्स तक के स्टोरेज बैग्स इकट्ठे करके सौंप दिए। ये सब करने के बाद आरव ने सिर्फ रिवेंज ही नहीं लिया, बल्कि थोड़े और स्पिरिट स्टोन्स भी हासिल कर लिए। लेकिन फिर भी स्पिरिट स्टोन्स कम पड़ रहे थे। आरव का दूसरे मेजर स्टेट्स लूटने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिर में उसने राज से संपर्क किया। उसने हेवनली सेक्ट से बाकी रिसोर्सेज अरेंज करने को कहा। राज ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन जब उसने बाकी की अमाउंट सुनी तो वह हेवनली सेक्ट के अंदर ही लगभग बेहोश हो गया। योर मैजेस्टी, आपको अभी भी 120 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए? उसने शॉक्ड होकर पूछा। आरव कैजुअली बोला, यह क्या इतना काफ़ी होगा? काफ़ी, बिल्कुल काफ़ी है। आखिर में राज ने हेवनली सेक्ट की 80% वेल्थ निकाल दी। वो खुद पर्सनली उसे डिलीवर करने आरव के पास आया। आरव बेहद सैटिस्फाइड हुआ। अब उसके बेटे की सील तोड़ने के लिए रिसोर्सेस पूरे हो चुके थे। आरव गंभीर स्वर में बोला, राज, फ्लोटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स को बुलाओ और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रखो। जी। राज ने बिना हेजिटेशन के अग्री कर लिया।
हालांकि उसे नहीं पता था कि आरव क्या करने वाला है, लेकिन वह निश्चित था कि यह कोई बहुत बड़ा काम है। इसके बाद आरव फिर से टेम्पल की तरफ लौट गया। इस बार जमशेद को छोड़कर बाकी सभी लोग आरव के साथ बाहर आए। वे सभी लव के शैकल्स टूटने का मोमेंट देखना चाहते थे। हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए मैजिक अरे सेटअप करना बेहद कॉम्प्लिकेटेड था। टेम्पल के अंदर यह करना संभव नहीं था। पूरे 9 प्रोविंसेस में सिर्फ हेवनली डिवाइन लैंड ही इसके लिए सूटेबल थी। और आरव के मन में पहले से एक जगह थी, वह थी 3 रेसेस की टेरिटरीज का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसलिए आरव ने फॉर्मेशन वहीं सेट करने का फैसला किया। राज ने हेवनली सेक्ट के सभी एक्सपर्ट्स को मोबिलाइज कर दिया। वे सब आसपास स्टेशन थे। आरव ने मिरियड मैनिफेस्टेशंस को समन किया और तुरंत अरे बैरियर सेटअप करना शुरू कर दिया। ऑल थिंग्स आर ट्रेजर्स जैसी चीजें सिर्फ एंशिएंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थीं। अगर आरव ने पहले इतनी आसानी से इसे रिवील किया होता तो काउंटलेस पीपल की ग्रीड जाग उठती, लेकिन अब कौन हिम्मत करता। फॉर्मेशन बहुत स्मूथली सेट हो गया। आराध्य, समृद्धि, बबली, लियाशांग, रणबीर और बाकी सभी वहां मौजूद थे। हेवनली सेक्ट के पावरफुल एक्सपर्ट्स चारों तरफ गार्ड कर रहे थे। लव और तन्वी बड़ी क्यूरियोसिटी से सब देख रहे थे। लव ने उत्सुक होकर पूछा, अंकल, वे इस फॉर्मेशन में जाने के बाद क्या मैं कल्टिवेशन कर पाऊंगा? जयंत ने सिर हिलाया, अगर तुम्हारे फादर ने कहा है तो जरूर होगा। तन्वी इस समय शेरा की पीठ पर बैठी थी, लेकिन इस बार वह उसके फेदर्स नहीं नोच रही थी, बल्कि एक्साइटमेंट से सब देख रही थी। और शेरा आखिरकार उसे लंबे समय बाद पीस मिली थी। आखिर मैं इस टॉर्चर से आज़ाद हुआ। पूरे 7 डेज लगे आरव को यह मैजिक अरे पूरा करने में। इसके बाद वह सबके सामने आया और लव की तरफ देखा। लव, थोड़ी देर बाद दर्द होगा, डर तो नहीं लग रहा? लव फर्मली बोला, मुझे डर नहीं लगता फादर, क्या इसके बाद मैं मार्शल आर्ट्स कल्टिवेट कर पाऊंगा? आरव मुस्कुराया, हम बस ये हर्डल पार हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आराध्य बेहद वरीड थी। आरव उसे पहले ही बता चुका था। लव की फिजिक एंशिएंट सेक्रेड बॉडी है जो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए इसे फोर्सबली ब्रेक करना पड़ेगा। इन शैकल्स को तोड़ने के लिए स्पिरिचुअल लाइटनिंग से स्ट्राइक करना जरूरी था, और यह प्रोसेस बेहद पेनफुल होने वाला था। आरव ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, चलो लव। ठीक है। लव ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अपनी मदर की तरफ देखा, मदर, मैं फादर के साथ जा रहा हूँ। आराध्य धीरे से बोली, लव, अगर कल्टिवेशन न करो तो क्या बुरा है? वह अपने बेटे को सफरिंग में नहीं देख सकती थी, लेकिन लव ने स्टबर्न एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं कल्टिवेशन करना चाहता हूँ। मैं फादर जितना पावरफुल बनना चाहता हूँ। आराध्य ने लंबी सांस ली और चुप हो गई। बबली लियांजैंग तुरंत उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करने लगी। आरव मुस्कुराया, गुड बॉय, चलो लव। वह जानता था कि उसके बेटे का स्टबर्न टेम्परामेंट बिल्कुल उसी जैसा है। आरव ने लव को फॉर्मेशन के सेंटर में बैठा दिया। लव, यहीं रहो, प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा, लेकिन तुम्हें एंड्योर करना होगा। लव ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, डोंट वरी फादर। आरव ने गहरी सांस ली। उसने फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, फिर हजारों स्टोरेज बैग्स बाहर निकाले। छपाक छपाक, काउंटलेस रिसोर्स स्टोन्स जमीन पर गिरने लगे। डेली एपिसोड आते रहेंगे सारी सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ भी हम लोग इसी हफ्ते के अंदर डालेंगे, और बाकी जब डेली एपिसोड हम लोग दे ही रहे हैं सारी सीरीज़ के, एंजॉय करो। और बाकी नई सीरीज़ भी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। जिसको पुराने एपिसोड सुनना है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, और इसी हफ्ते में उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे एपिसोड्स का लिस्ट, ठीक है।